जैसा कि अपनी इस महत्वपूर्ण इस सीरीज को आप देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ है वो सीखने को मिलने वाला है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अपने आप को मोटिवेट रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि देखिए किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से जरूर रास्ते मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद को ढूंढनी होती है और इसके लिए मेहनत करनी होती है। क्या करनी होती है? मेहनत करनी होती है। देखिए डियर, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलती है। यानी मैं आपको अच्छे नंबर लाने का आपको रास्ता बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद आगे से समझेंगे नहीं, उसके लिए मनन नहीं करेंगे या उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप अपना रिजल्ट बढ़िया नहीं बना सकते। तो इसलिए इस क्लास का भी यही उद्देश्य है कि आप साथ साथ पढ़ें और मेहनत करें। मेहनत करने का मेरा ये मतलब समझाने का मीन्स है कि आपको जो भी बताया जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज उसको आप अभी साथ में पढ़ें और जब भी टाइम मिले इसको रिवीजन करें, क्योंकि ये एक सबसे जरूरी चीज है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल डियर अपने साथ जुड़े हैं मेगा स्टार यूट्यूबर है सुंदर। हेलो, वेलकम डियर। तो आप सभी जस्ट मिनट शुरू होने वाली क्लास, आपने सभी जो मित्र हैं ना उनको एक बार ये लिंक शेयर कर दीजिए क्लास का, क्योंकि इस समय जैसे माहौल बिगड़ चुका है, लेकिन अपनी क्लास का माहौल हमेशा बना रहता है। आपको जैसा भी मतलब देखा होगा आज का काफ़ी अलग वातावरण था अपने आसपास का, लेकिन फिर भी अपनी क्लास से वो डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि मेहनत यानी सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और लगातार करता है। तो आज हम बढ़ते हैं और आज का अपना जो टॉपिक है उसमें से 100% प्रश्न आएगा, क्योंकि कल हमने प्लेटो पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अरस्तु। ठीक है, क्योंकि अपना जो पेपर 2 है वो पेपर 2 आपको पता होगा किसके बारे में कहता है। पेपर 2 है वो वेस्टर्न थिंकर के बारे में। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ढूंढनी होती है। तो मेहनत से बिल्कुल मत भागिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आरके स्टेटस जुड़ चुके हैं, महेंद्र अग्रवाल। बिल्कुल आज एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जो भी जुड़ते हैं ना कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि 1 या 1.5 घंटे की क्लास होती है। आपको पूरे साल नहीं पढ़ना है, आपको बस 10 दिन की ये क्लास लेनी है और आपको हकीकत में ये रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आज मैं अरस्तु के बारे में देखो क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो प्रश्न आ सकता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो क्यों, ये प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा अरस्तु के राज्य संबंधी विचार आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? राज्य संबंधी विचार आ सकते हैं। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार आ सकते हैं। अरस्तु के दासता के संबंध में विचार आ सकते हैं। ठीक है, इसी के अलावा एक और है, जैसे मैं आगे बताता जाऊंगा आपको समझ आएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर मैं आपको बताया है डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ मैं कहूंगा, क्योंकि इसमें से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। श्योरिटी क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, कोई अगर आपको कहता है कि 100% आएगा, इसका मतलब उसको ये अनुभव होता है। तो अनुभव से आपको खुद भी ये पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक कौन सी चीजें आने वाली है। सुनीता भाई सा हेलो, वेलकम डियर। तो बिल्कुल हम अब आगे बढ़ते हैं और आपने अपने मित्रों को अगर इन्वाइट कर दिया है और अपनी क्लास को लाइक कर दिया है, तो अब रफ्तार पकड़ते हैं अपने क्लास की। तो फटाक से हम चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न ये आएगा कि आप अपने विचारों से या अपने कथन से स्पष्ट कीजिए कि जो अरस्तु है वो राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से एक प्रश्न आपके समक्ष आएगा और उस प्रश्न को आपको उत्तर देना होगा। तो बिल्कुल समय व्यर्थ न करके सीधा मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ और हम यहाँ पर पढ़ते हैं अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक। यानी इसको हम कहेंगे फादर ऑफ पॉलिटिक्स, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। प्रकाश देवासी हेलो, वेलकम डियर। तो अब देखिए, जनक यानी कहने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी को लाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा और एग्जाम में देखिए ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में बड़े जैसे ब और अपने स यानी बी और सी सेक्शन होगा ना, उसमें आपको पॉइंट का यूज करना है। और ध्यान रखिएगा, आप ब्लैक
पेन का यूज कर सकते हैं सिर्फ अंडरलाइन या पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल हमारे साथ और जुड़ चुके हैं जगदीप कुमार, वेलकम डियर। तो अब जस्ट मैं आपको बताने वाला कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, तो आप अपने शब्दों में बताइए। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि किन आधार पे अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऐसे क्या आधार हैं या ऐसी क्या वजह है जिस आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो पहला पॉइंट आपके सामने पॉइंट डियर, ध्यान रखिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट है विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया। क्या होता है? नजरिया। तो यहां पर क्या कहा है कि विषय के प्रति, यानी अपनी जो पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान है, विषय के प्रति कौन सा नजरिया अपनाया अरस्तु ने? वैज्ञानिक नजरिया अपनाया। वैज्ञानिक नजरिया का मतलब जैसे आपने प्लेटो की बात करें तो वो ज्यादा काल्पनिक था, उनकी जो बातें थी और हकीकत में तालमेल बहुत कम होता था। लेकिन वो विद्वान जो व्यवहारिक तौर पर और कहते हैं तर्क वितर्क कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो इस तरह से उसको कहते हैं वो वैज्ञानिक नजरिए से समझ रहा है या समझा रहा है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, और आपको पता होगा अरस्तु की सबसे फेमस पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। कौन सी है? पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, इस पॉलिटिक्स की रचना से पूर्व खुद अरस्तु ने क्या किया था? 158 देशों के संविधान का वर्णन किया था। किसका वर्णन किया? 158 देशों के संविधान का। और इसके बाद इसने पॉलिटिक्स लिखी थी। तो इसका मतलब इसने अपने इस विषय को एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल, मतलब मुकाम प्रदान किया है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने इस विषय को वैज्ञानिक नजरिए से सोचने पर मजबूर किया है। इसने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन करके फिर एक निष्कर्ष पर पहुंच के इसने पॉलिटिक्स लिखी है। तो इस तरह से इनका ये जो नजरिया है, ये इसको एज अ फादर ऑफ पॉलिटिक्स बनाता है। यहां से क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, दूसरा पॉइंट जिससे क्लियर हो जाए कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो दूसरा है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान करना। राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का स्वरूप प्रदान करना। देखो पहले क्या था कि जैसे आपको पता होगा अरस्तु का जो गुरु है वो प्लेटो है। तो प्लेटो ने राजनीति के बारे में जो भी पहले विचार दिए हैं, तो इसने राजनीति और नीति दोनों को कंबाइंड करके अपने विचार दिए। इसने नीति यानी नैतिक विधि विधान या नैतिक नियम प्रणाली जो होती है उसको और राजनीति को दोनों को शामिल में अपने अध्ययन, अपने किताबों में, अपने ग्रंथों में इसका वर्णन किया। तो इस तरह से प्लेटो की इस कमी को दूर करते हुए अरस्तु ने क्या किया? अरस्तु ने राजनीति इन दोनों को अलग किया, यानी एक तरह से राजनीति विज्ञान प्रदान किया नाम इसे, और इस राजनीति विज्ञान से नीति को पृथक किया, नीति विज्ञान को पृथक किया। तो इस तरह से अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान या विषय का रूप प्रदान किया है। तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट को इसने एक हकीकत में एक यथा स्थान प्रदान करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया। क्योंकि जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो उसने अपने विचारों में राजनीति और नीति दोनों को कंबाइन किया था, लेकिन एक अरस्तु ही इतना महत्वपूर्ण विचारक है जिसने राजनीति और नीति दोनों को अलग अलग कैटेगरी में कर इस राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण स्तर प्रदान किया है। तो इस तरह से इसका ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है, जिस वजह से हम कहते हैं कि अरस्तु जो है वो राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 2 पॉइंट पर्याप्त नहीं है, हमें और पॉइंट समझाने होंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं यहाँ पे 2 ही पॉइंट आपको समझा दूंगा, 2 में से 1 भूल गए तो फिर हो गया काम तमाम। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं कुछ जो पॉइंट बताऊं आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। दूसरा है यथार्थवादी विचारक, मतलब तीसरा पॉइंट यथार्थवादी विचारक।
यथार्थवादी का मतलब होता है एक्चुअल, रियलिटी में, व्यवहारवादी। जैसे हम बात करते हैं सर आपकी क्लास, सर आपकी कैसे आवाज़ कैसे समझ आ रहा है, मतलब आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। तो देखो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि यथार्थवादी का मतलब होता है रियलिटी, वास्तविक। एक होता है जो ज़्यादा आदर्शवादी बात करता है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें करता है, लेकिन वह बातें आपके जीवन में व्यवहारिक में की काम नहीं आने वाली है। तो अरस्तु ने अपने इस अध्ययन के अंतर्गत या अपने विचारों में हमेशा व्यवहारिकता का या यथार्थवादिता का बातों का समावेश किया है। वह जमीन पर बैठकर आसमान की बातें नहीं करता है। जो व्यक्ति जमीन पर बैठकर आसमान की बात करता है तो ज़्यादा आदर्शवादी होता है, लेकिन अरस्तु उससे अलग है। अरस्तु ने अपने इस बुक के अंदर अपने विचारों में भी यथार्थवादिता के साथ तालमेल रखा है। ये कहता है कि जो हकीकत में बात है उसी को हमें पढ़ना चाहिए और उसी से हमें आगे अध्ययन के रूप में शामिल रखना चाहिए। तो इसी को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जैसे बात करें तो अरस्तु ने संयम और संतुलन का महत्वपूर्ण तत्व में योगदान दिया। यानी एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, संयम एवं संतुलन। क्या होता है कि कोई भी विद्वान होता है ना, जब वो किसी के बारे में कुछ समझा रहा होता है तो धीरे धीरे उसमें जोश बढ़ जाता है और वो उस विषय पर ज़्यादा ईगो आकर वो ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर लेता है। लेकिन अरस्तु ने हमेशा अपने पद को ध्यान में रखा है कि अगर मैं एक राजनीति विषय के रूप में अगर आपको समझा रहा हूँ तो मुझे हमेशा संयम और संतुलन को बनाए रखना है। और इसी के साथ इस अरस्तु की बहुत कामयाब, बहुत बड़ी एक विशेषता थी कि अरस्तु ने कभी भी इस विषय के प्रति अतिशयोक्ति भरी बातें नहीं कही, यानी जरूरत से ज्यादा। या कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम किसी को भाव देते हैं, बहुत भाव एटीट्यूड में आ जाता है, तो वैसा अरस्तु ने किया। अरस्तु ने कभी भी अतिशयोक्ति यानी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ना तो कभी कहा है ना उससे कम कोई चीज बताई है। यानी अरस्तु ने हमेशा अपने विचारों में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। नोट करिएगा, मध्यम मार्ग का अनुसरण, ठीक है, मध्यम मार्ग का अनुसरण। इसका मतलब है कि अगर जरूरत से ज्यादा अगर हम किसी चीज के बारे में बताएं तो वो अव्यवहारिक भी होती है, कम बताए तो ये व्यवहारिक नहीं भी होती है। तो व्यवहारिक चीजों के लिए हम मध्यम मार्ग कहते हैं ना कि जैसे हम कोई मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो मार्केट में ज्यादा हाई वाली चीज भी नहीं लेते, ज्यादा लो वाली भी नहीं लेते, हम मिडिल वाली लेते हैं, ताकि वह दोनों में मैनेजमेंट करते हैं। वैसे ही अरस्तु ने हमेशा अपने विचारों में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है और संयम और संतुलन रखा है। तो इस तरह से ये जो खूबियां हैं, यही खूबियां अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में समझाती है। सोनल कच्छावा, हेलो, नमस्ते, वेलकम डियर, जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाइएगा और अपने मित्रों को इनवाइट कर लीजिएगा। तो यथार्थवादी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति जैसे आपको होता है तो आगमनात्मक और तुलनात्मक, आगमनात्मक एवं तुलनात्मक, दोनों को मैं आपको समझा रहा हूं, समझ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। तो उसकी कुछ चीजें यानी आपको कुछ कथन या पॉइंट के जरिए अपने इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो चौथा पॉइंट देखिए, अरस्तु ने अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक मेथड का यूज किया है। एक तो आगमनात्मक का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में पहले उदाहरण दिया जाए और फिर इसको विस्तार से समझाया जाए। और तुलनात्मक का मतलब होता है कि दो चीजों के मध्य तुलना करके हम बेहतर चीज के बारे में समझा सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अरस्तु की जो वर्ल्ड फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स, तो अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक पॉलिटिक्स जो लिखी थी वह अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद लिखी। तो इस तरह से ये एक तुलनात्मक यानी कंपेयर, जैसे हम मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं तो हम बेस्ट चीज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, दो चीजों के अंदर कंपेयर करके फिर बेस्ट सिलेक्शन करते हैं। तो वैसे ही ये जो तरीके हैं ये एक एडवांस और वैज्ञानिक मेथड के तौर पे आते हैं। तो अरस्तु को वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया है, इसमें आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति का यूज किया है। समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ये चीजें अगर आपको क्लियरली समझ में आ गई है तो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं, यानी मैं 6 पॉइंट बताऊंगा जिसमें से आप
पॉइंट याद रख लीजिएगा कि वो उत्तर के लिए काफी सफिशिएंट होगा। और ये जो प्रश्न आएगा ये आपके 7 नंबर के अंतर्गत आता है, यानी ब जो खंड बी होता है ना उसमें आएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बता रहा हूं तो जस्ट आपको बता रहा हूं कि सरकार के अंगों का निरूपण, सरकार के अंगों का निरूपण, डियर साथ साथ में लिखते जाइएगा, आपको जो भी बता रहा हूं साथ साथ में लिखते जाइएगा। देखिए सरकार के अंग, वर्तमान में जैसे सरकार के अंग आपको बता ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये वर्तमान में और इसको इस नाम से इस वर्तमान समय में जाना जाता है। लेकिन पहले सरकार मतलब सरकार, इसमें किसी भी अलग अलग अंग की जिक्र नहीं होता था कि सरकार का एक अलग अंग होगा वो अलग प्रकार का कार्य करेगा, दूसरा है वो अलग करेगा, यानी व्यवस्थापिका का व्यवस्था का काम है कानून बनाने का, कार्यपालिका कानून लागू करने का। तो इस तरह से आज के समय सरकार के तीनों अंगों को एक स्वतंत्र और स्पष्ट कार्य विभाजन किया गया, लेकिन इससे पहले ये नहीं था। लेकिन इसके बारे में शुरुआत में सबसे पहला जो विद्वान था जिसने क्या किया, सरकार के तीनों अंगों का निरूपण किया, अलग से बताया, तो वह विद्वान अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। अरस्तु ने उस समय नीति निर्धारक, अरस्तु ने उस समय नीति निर्धारक यानी कानून बनाने वाला, जिसको वर्तमान समय में कहते हैं व्यवस्थापिका। इसके अलावा प्रशासकीय, दूसरा जो अंग बताया वो बताया था प्रशासकीय, प्रशासकीय यानी प्रशासन चलाने के लिए, जैसे आज के समय कार्यपालिका कहा जाता है। और तीसरा है न्यायिक, तीसरा क्या बताया था अरस्तु ने उस समय? न्यायिक। तो इस तरह से सरकार के अलग अलग 3 अंगों के बारे में अरस्तु ने उस समय ईसा से पहले बताया था, और यही चीजें वर्तमान में फॉलो हो रही है। तो इतना बढ़िया और व्यवस्थित रूप में अरस्तु ने अपने अध्ययन में समझाया था। तो इन्हीं सब खूबियों की वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और मैं अगर लास्ट में एक पॉइंट आपको बताऊं जो आपको नोट करना है, वो है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। कानूनों की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। देखिए डियर ध्यान रखिए, यानी अरस्तु ने कहा कि एक राज्य के अंतर्गत व्यक्ति और राज्य इन दोनों को महत्व नहीं दिया जाकर कानूनों को महत्व दिया जाएगा। यानी ये जैसे अगर बात करें, एक देश के अंदर सबसे सर्वोच्च व्यवस्था संचालन करने की शक्ति किसके पास होती है? संविधान के पास। संविधान है क्या? कानूनों का लिखित दस्तावेज होता है। तो इसी तरह से अरस्तु ने भी कहा एक संवैधानिक व्यवस्था सबसे बढ़िया होती है और वह कानूनों के अकॉर्डिंग होती है। तो इसका मतलब अरस्तु ने व्यक्ति और राज्य के ऊपर सर्वोच्चता किसे प्रदान की है? कानून को। यानी कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च होगी, उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्था संचालित होगी। तो इस तरह के ये जो विचार है वो राजनीति विज्ञान में जब हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने को मिलते हैं। ये किसके देने? अरस्तु के देने। इसीलिए हम अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिक्स के रूप में जानते हैं, और ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो ये मैंने बताया है आपको क्लियरली एक एक चीज समझ में आई होगी। आई होप मुझे उम्मीद भी है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये साथ में नोट करते जाइएगा, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना वो आप इन पॉइंट में फिर एग्जाम में आए तब लिखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जो अपना नेक्स्ट आने वाला जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है उसकी बात करें, तो नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। और अरस्तु से संबंधित प्रश्न आपको पता है हर बार आता है, और इस बार भी 101% आएगा। और आपको जो मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले ही दिए हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया है कि अरस्तु है उसने अपने अलग अलग विचारों के द्वारा राजनीति विज्ञान में काफी अपना महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। तो अरस्तु के हर बार प्रश्न आते हैं, इस बार भी 100% आएगा, ये श्योरिटी के साथ आप लेके चलिएगा। सिर्फ आपको अपनी मेहनत यानी अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। रास्ता मैं दिखाऊंगा, किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, अगर मैं आपको रास्ता जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन अगर आपको अपनी मंजिल चाहिए तो खुद की मेहनत से ही मिलेगी, यानी आपको खुद के लिए प्रयास करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं अरस्तु के। तो सबसे पहले मैं अरस्तु की कुछ पुस्तक आपको बता देता हूं, जो मैंने एक तो बताई है, आपको पता होगा पॉलिटिक्स। क्या बताई है मैंने? पॉलिटिक्स। ये अरस्तु की सबसे फेमस पुस्तक है, और अगर देखा जाए तो इसके 8 भाग है। कितने खंड है इसके? 8 खंड है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक आपने पॉलिटिक्स पढ़ा होगा लेकिन ये नहीं पता कितने खंड है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी एक और पुस्तक थी एथेंस का संविधान।
एथेंस का संविधान, ये इनकी दूसरी मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक थी। वैसे और भी है लेकिन ये दूसरी इनकी महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि जो पॉलिटिक्स जो है इनकी, इस पॉलिटिक्स का एक अन्य नाम भी है, राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है इसे, या हम कहें मैग्नस ओपस, मैग्नस ओपस। ये इसी का नाम है, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आप समझ में आ गया। अब मैं सीधा ले चलता हूँ अरस्तु ने राज्य के बारे में क्या विचार दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में इनके और भी फेमस विचार है वो हम पढ़ेंगे। निकित हेलो वेलकम डियर, थोड़ा टाइम पे आया करिए क्योंकि लेट रहोगे तो लेट सीखोगे, लेट नंबर आएंगे, इसलिए ध्यान रखिए। तो अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, यानी अरस्तु है वो राज्य के बारे में क्या सोचता है, ये आपको बता रहा हूँ। क्योंकि प्रश्न आएगा कि अरस्तु के राज्य के संबंध में विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका मतलब है आपको अरस्तु के विचारों को पहले समझाना होगा, फिर इसकी आलोचनात्मक के रूप में कुछ बिंदु आपको बताने होंगे। तो एग्जाम में जब आने वाले प्रश्न है तो उसकी तैयारी मैं आपको यहीं से करवा रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अरस्तु ने अपने गुरु, अरस्तु का जो गुरु है आपको पता होगा प्लेटो, कौन है? प्लेटो। तो अरस्तु का जो गुरु है प्लेटो, तो प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग का इसने खंडन किया है। अरस्तु ने क्या क्या खंडन किया। और अरस्तु ने कहा कि भाई राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ना, यानी राज्य के बारे में हम विचार पढ़ रहे हैं, तो अरस्तु कह रहा है कि भाई अपने राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना, वह इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है, उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविकता है। इसी के अकॉर्डिंग अरस्तु ने कहा है कि राज्य समझौते की वजह से उत्पत्ति नहीं हुई है, राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति की प्रकृति से हुई है। यानी हम कहेंगे कि राज्य है वो व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है, यानी स्वाभाविक प्रकृति। या इसको और तरह से समझे, उत्पत्ति का मतलब है कि व्यक्ति का योगदान है। एक राज्य में व्यक्ति के होने से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। ठीक है, अभी तक अपने विचार क्लियर नहीं हुए। यहां पर बताया कि राज्य क्या एक स्वाभाविक संस्था है, क्या है? एक स्वाभाविक संस्था है। तो इस अकॉर्डिंग अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। देखिए, राज्य है वो मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अरस्तु ने कहा कि सबसे पहले राज्य में सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। क्या हुए? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध जब स्थापित होते हैं तो ये अपने कुटुंब में होते हैं। किस में होते हैं? कुटुंब में। वैवाहिक संबंध किसने स्थापित होता है? कुटुंब में। और ये जो कुटुंब है, इन्हीं कुटुंबों से मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। क्या बनता है? समाज। और जब समाज मतलब बहुत सारे समाज मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? राज्य बनता है। क्या बनता है? राज्य। तो इस तरह से वैवाहिक संबंध के द्वारा व्यक्ति समूह में आता है और ये समूह धीरे धीरे यानी कुटुंब का मतलब परिवार। कुटुंब का मतलब क्या होता है? परिवार। तो जब वैवाहिक संबंध के द्वारा परिवार जुड़ते हैं तो कुटुंब बनता है। और कुटुंब यानी जैसे एक समाज होता है, जैसे एक जाति समाज होता है, तो इसमें बहुत सारे परिवार होते हैं, तो बहुत सारे कुटुंब मिलकर समाज बनता है और इन्हीं समाज से फिर राज्य बनता है। तो ये जो फ्लो है ये ही अरस्तु ने कहा। अरस्तु ने कहा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? स्वाभाविक प्रकृति है, यानी किसी ने बनाया नहीं राज्य को। ये सिस्टम जो हुआ इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बना है। राज्य व्यक्ति की प्रकृति का परिणाम है, यानी व्यक्ति जब एक सामूहिक समाज में रहने लगे तब राज्य बना। इस लाइन को देखिए, राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। मतलब जब व्यक्ति समाज में रहता है वो सामाजिकता का अंग बन जाता है, तो इसी सामाजिकता के कारण राज्य बनता है। तो इस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में
क्या कहा। यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, और जैसा कि मैंने सिंपली बताया था कि राज्य व्यक्ति की सामाजिकता का परिणाम है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि राज्य है वह व्यक्ति की संतोषोत्पत्ति और सुरक्षा की पूर्ति करता है। यहां पर शायद तो नोट कर लीजिएगा, व्यक्ति राज्य में संतोषोत्पत्ति एवं सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है ना, यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कहने का मतलब है, अगर आपको जैसे यहां पर बताया गया उसमें कि एक व्यक्ति है वो अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, संतोषोत्पत्ति करना चाहता है, तो इसलिए वो समाज में आता है, इसलिए वो राज्य का अंग बन जाता है। और व्यक्ति को अपने परिवार, संपत्ति, रिश्तों की सुरक्षा की चिंता होती है, तो इसलिए वह खुद ब खुद राज्य का अंग बन जाता है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि अरस्तु राज्य के बारे में क्या सोचता है, अरस्तु राज्य के बारे में क्या सोचता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो ये जो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग्स बताई है, इसी को आपको आगे समझना है। तो यहाँ से तो मैंने आपको ये समझा दिया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि अरस्तु के बताए गए राज्य की क्या विशेषता है, वो नोट कर लीजिए। और जो भी आपको बता रहा हूँ साथ में इसको नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के दरमियान मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप वापिस एक बार देखेंगे ना तो झटके से पूरा याद आ जाएगा। तो ये कब आएगा जब आप नोट करेंगे, ठीक है ना। तो राज्य का स्वरूप और विशेषता देख रहे हैं, राज्य का स्वरूप एवं विशेषता, और इसी के साथ अपना राज्य के से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य का स्वरूप क्या है या राज्य की विशेषता क्या है, ठीक है। तो प्रश्न तो जैसे वही आएगा कि अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के संबंधी विचार और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहली विशेषता अगर मैंने आपको समझाया है तो पहली विशेषता ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में भी आ जाएगी कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। तो यहां से आपको पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। मेगा स्टार यूट्यूबर आप जुड़ चुके हैं, चलो बढ़िया है, वेलकम डियर। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। स्वाभाविक का मतलब इसी को जबरदस्ती राज्य को किसी ने बनाया नहीं है, राज्य अपनी खुद की इच्छा से बना है। क्योंकि जब व्यक्ति समाज में रहते, परिवार और परिवार जब समाज में रहता है तो बहुत सारे समाज एक राज्य को बनाते हैं। तो इस तरह से वो पूरा एक समुदाय बनता है। क्या बनता है? एक समुदाय बनता है। तो अरस्तु की इस राज्य की विशेषता है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। ये किसी के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, ये ऑटोमेटिकली एक सिस्टम से बना है, ठीक है। यहाँ से जुड़ चुके अपने केडी डीरो एजुकेशनल, हेलो वेलकम डियर। तो पहली विशेषता समझ आ गई। अरस्तु ने के राज्य की पहली विशेषता क्या है कि अरस्तु कहता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था, एक स्वाभाविक समुदाय है जिसको किसी ने बनाया नहीं गया है, ऑटोमेटिकली एक स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा राज्य बना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे आपको पता होगा कि क्योंकि ये ऐसा क्यों है, आपको एक लाइन मैंने पहले भी बताई थी। अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति के लिए है और राज्य है वो व्यक्ति के जीवन को, यानी एक सिंपल जैसे कहावत आपको पता होगी, एक मतलब बात इसकी कि राज्य का उत्पत्ति व्यक्ति के सदजीवन और उसके कल्याण के लिए हुई है। ये अरस्तु की फेमस लाइन है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हुई है। तो इसका मतलब राज्य खुद ब खुद एक सामुदायिक अंग बन जाता है। अब आगे देखते हैं इसकी दूसरी विशेषता आपको सिंपली समझ में आ जाएगी कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन। देखो जैसा पॉइंट दिख रहा है ना उससे थोड़ा हटके है डियर, ध्यान रखिएगा। देखो क्या कहा गया कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, लाइन है वैसा अर्थ नहीं है। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर यह कहा गया देखिए
कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर कहने का मतलब है कि व्यक्ति से पहले राज्य नहीं आया है। अगर हम बात करें वरीयता की कि भाई राज्य को पहले महत्व दिया जाए या हम व्यक्ति को महत्व दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य पहले आया व्यक्ति पहले, लेकिन एक अगर हक ओहदे की बात देखी जाए, एक सिस्टम की बात देखी जाए, तो एक राज्य होता है, इस राज्य में व्यक्ति रहते, क्या रहते हैं? बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो व्यक्ति से पहले हमें राज्य को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक राज्य को अगर हमने बचा लिया तो व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर हमें एक राज्य से ज्यादा हमने व्यक्ति के अधिकार और महत्व को ध्यान दिया तो एक आध व्यक्ति का कल्याण होगा लेकिन पूरा राज्य बिखर जाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये है कि राज्य है वो व्यक्ति से पहले का संगठन है। ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही गहरा अर्थ मैंने समझा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व यानी पहले का संगठन है। क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति से पहले राज्य को महत्व लेना होगा। अगर राज्य अस्तित्व में होगा तो व्यक्ति भी अस्तित्व में रहेगा। तो ये जो विचार है वो अरस्तु के राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रकट होते हैं। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझिएगा। राज्य सर्वोच्च समुदाय। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। देखिए यहां पर क्या होता है कि व्यक्ति है वह वैवाहिक संबंध के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? कुटुंब का। किसका निर्माण करते हैं? कुटुंब का। और ये कुटुंब है, बहुत सारे कुटुंब मिलकर क्या बनता है? समाज बनता है। और फिर इन्हीं सब समाजों से मिलकर क्या बनता है? राज्य बनता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल पर कौन है? राज्य है। कौन है? राज्य है। देखिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है, यानी ये भी एक समुदाय है। समुदाय मतलब समूह, ग्रुप। तो कुटुंब एक व्यक्ति से नहीं होता, कुटुंब में कुछ समुदाय लोग होते हैं। तो इस तरह से सबसे सर्वोच्च संगठन समुदाय कहा जाए तो राज्य होता है। और अभी जैसे इस पॉइंट में भी कहा था कि व्यक्ति से पहले राज्य आता है। तो इन बातों को देखा जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य है वह सबसे सर्वोच्च समुदाय, सबसे अव्वल दर्जे का एक संगठन, एक ग्रुप होता है। समझ में आ गया? बात नेक्स्ट करें पॉइंट नंबर 4 की। तो ध्यान रखिएगा, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन। राज्य एक आत्मनिर्भर का मतलब है कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले लोगों की सभी जरूरतें वह राज्य के अंदर पूरी हो जाती है। राज्य इसलिए सर्वोच्च समुदाय कहा जाता है क्योंकि वह इसके अंतर्गत छोटे मोटे सभी समुदाय की जरूरतों को पूरा करता है। व्यक्ति के लिए खाना पीना, सुरक्षा, रहना या और विभिन्न तरह की जो जरूरतें होती है वह व्यक्ति को उस राज्य में ही रहकर प्राप्त हो जाती है। इसलिए राज्य है वह दूसरों को सबलता प्रदान करता है। राज्य किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि राज्य के ऊपर निर्भर होते हैं वो लोग हैं। इस तरह से राज्य एक सेल्फ डिपेंडेंट एक सिस्टम, एक संगठन होता है। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन होता है। यहां पर मैंने आपको 5 पॉइंट समझाए जो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यहां से क्लियरली हो गया, समझ में आ गया। तो जस्ट ध्यान रखिएगा कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। ये बहुत ही फेमस लाइन नोट कर लीजिए। सभी जो भी सभी देख रहे एक बार ये लाइन नोट कर दीजिए फटाफट, जल्दी से इस लाइन को नोट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए, राज्य व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के लिए, यहां से देखो लाइन जो है ना सिंपल लाइन है, सीधा सा समझ में आ रहा है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। या अस्तित्व में है तथा सद जीवन के लिए
सदजीवन के लिए बना रहेगा। ये लाइन ये नोट कर लीजिए, ये हो सकता है एक शॉर्ट लाइन ही आ जाए 2 नंबर के प्रश्न में कि यह बात किसने कही है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए है। राज्य है व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में है तथा व्यक्ति के जीवन को सदजीवन अच्छा जीवन बनाने के लिए राज्य बना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन आप नोट कर दीजिएगा अरस्तु की राज्य के संबंध में, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अरस्तु के इस राज्य की, ये अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य की विशेषता आपको बता दी। तो एक राज्य है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए होता है, तो राज्य है वो व्यक्ति के कल्याण के लिए ही काम करेगा, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके रोजगार के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए या एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य अस्तित्व में आएगा और राज्य ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो एग्जाम में आता है वो और इंपॉर्टेंट आगे बता रहा हूं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब मुझे बताइए आप में से ही कि नागरिकता किसे कहते हैं, बताइए नागरिकता, क्योंकि अब आगे वाला हमारा वही पॉइंट है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार। तो आप में से डियर ध्यान रखिएगा कि आज जो भी मैं 1 घंटे के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा मैं हमेशा ये अपने फर्स्ट ईयर 3rd ईयर वालों को भी कहा था और उनके 100 में से 98 नंबर के प्रश्न अपने जो पढ़ाए हैं क्लास उसी में से आए हैं। तो बिल्कुल आपको भी मैं उतने ही यकीन से कह रहा हूं, इसलिए अभी से भी सीरियस होना। ऐसा नहीं कि पेपर में आए अरे यार सर ने कहा था और आपने तो इसको ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो इसलिए कह रहा हूं पुनः आपसे कि आपको जो भी पढ़ा रहा हूं एक एक शब्द इसको बड़े भी सीरियस होकर समझिएगा, क्योंकि फिर कहोगे अरे यार ये समझ लेना था, यानी सीढ़ियां सूख गई खेत अब पछताए तो काहे होए। तो इसलिए पुनः आपको ये बता देता हूं कि इस चीज को आप बहुत ही सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको समय दे रहे हैं तो आपका एग्जाम का समय बहुत कीमती होता है। तो इसी कीमती समय में हम आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसलिए अपने समय को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के लिए आपको जो भी थोड़ा बहुत यहाँ से ग्रहण करवाया जा रहा है उसको बड़े शांति से और धैर्यपूर्वक ग्रहण कीजिएगा डियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे बात करते हैं अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार, और ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। अगर लास्ट ईयर आपके एग्जाम में नहीं आया है तो आने की संभावना है, यानी टपकेगा, टपकेगा, ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं कि अरस्तु अगर पूछा जाए अरस्तु ने नागरिकता के संबंधी जो विचार है वह किसमें दिए हैं, तो आपको पता है इसकी जो फेमस पुस्तक है पॉलिटिक्स, कौन सी है, पॉलिटिक्स, ये अरस्तु की फेमस पुस्तक है। तो इसका जो 3रा खंड है, कौन सा खंड, 3रा खंड, इस 3रे खंड के अंतर्गत अरस्तु ने नागरिकता के संबंधी विचार दिए। तो प्रश्न ये आ सकता है कि अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स के कौन से खंड के अंतर्गत नागरिकता संबंधी विचार दिए, यानी अरस्तु, या फिर ये भी आ सकता है कि अरस्तु के द्वारा दी गई नागरिकता के संबंधी विचार उनकी कौन सी पुस्तक में है। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली, तो इसलिए आपको ये बताएं। हर बार पॉलिटिक्स तो आएगा ही, पॉलिटिक्स देखो, रिपब्लिक तो प्लेटो की है जो इनका गुरु है, और पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की है, क्योंकि पॉलिटिक्स से आप याद रखना कि राजनीति विज्ञान का जनक भी अरस्तु को माना जाता है, तो पॉलिटिक्स राजनीति अरस्तु की होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रह जाएगा। ओ मना जी कह रहे सर अति लघुरात्मक भी क्वेश्चन करवाओ। बिल्कुल डियर, अति लघुरात्मक तो मैं आपको करवा ही रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको पता है, मैं यहाँ पर आपको बड़े क्वेश्चन के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताता जा रहा हूँ। और वैसे जब आपका एग्जाम होगा ना, उसे जस्ट 1 दिन पहले आपके जितने भी प्रश्न हैं छोटे, उस पूरे बुक से वो उस क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि छोटे प्रश्न ताजा ताजा होते हैं और वो आपको जब पढ़ाए वो तुरंत एग्जाम में आए तो याद रहते हैं, इसलिए उस समय तो पढ़ाऊंगा ही। लेकिन अभी जो बड़े प्रश्न जो बता रहा हूं ना, उसमें छोटे बड़े सभी प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी समझिएगा, और एग्जाम से जस्ट पहले वाली क्लास में डियर वो भी आप समझिएगा, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं आपके एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार है तो उसके बारे में। तो सबसे पहला इनका अरस्तु के नागरिकता संबंधी जो विचार है यानी नजरिया है, दृष्टिकोण, वह है निषेधात्मक। निषेधात्मक दृष्टिकोण। आपको देखो डियर, दोनों में बताऊंगा, ऐसे समझना है कि जैसे आपको पूरा याद था, ये क्या था, पूरा याद था, वैसे समझना है। देखो अरस्तु ने सर्वप्रथम नागरिकता के संबंध में जो विचार दिए थे वो निषेधात्मक नजरिए के थे। यानी इस तरह से हम कहें कि कहते किसको कहते हैं ना, किसी को रोकना, किसी को किसी चीज के लिए रोकना। तो अरस्तु ने अपने राज्य में काफी अलग अलग वर्ग कैटेगरी के लोगों को नागरिकता के अपनाने के संबंध में रोक दिया था, या उनको नागरिकता से संबंधी विचारों के अंतर्गत उससे दूर रखा था। तो निषेधात्मक का मतलब है उसे रोकना, क्या करना, रोकना। तो अरस्तु ने किन किन को नागरिकता के बारे में या नागरिकता के संबंधी विचारों से या नागरिकता के प्राप्त करने से विचार के रूप में रोका गया। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम इस विषय पर निषेधात्मक दृष्टिकोण से विचार किया है अरस्तु ने। अरस्तु कहता है कि भाई जो केवल निवास कोई व्यक्ति नागरिकता नहीं हो सकता, यानी सिंपल बात कही है। अरस्तु ने कहा कि एक व्यक्ति जो उस राज्य में रह रहा है, तो एक व्यक्ति सिर्फ राज्य में रहने से नागरिक नहीं बनता है, नागरिक नहीं बनता है। पहली बात समझ में आई। अरस्तु ने क्या कहा, सिर्फ निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बनता है। तो इस तरह से विदेशी एवं दास नागरिक नहीं हो सकते, नागरिक नहीं हो सकते। समझ में आ गया? यानी निषेध, पूरी तरह निषेध कर दिया गया है, क्योंकि विदेशी लोग भी हैं, वो भी पराये देश में अगर रहते हैं तो उसे नागरिकता नहीं मिलती है, और जो दास हैं वो नागरिकता के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं दूसरा दृष्टिकोण जो है वो कहा है कि अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता। अधिकार नागरिकता प्रदान नहीं करता। ठीक है, इसको समझिए डियर कि अभियोग यानी किसी, जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी ने किसी तरह की अनहोनी की है तो आप उसके खिलाफ अभियोग लगाएंगे। ठीक है, तो आप अगर किसी पर अभियोग लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस राज्य के नागरिक हो गए, ये तो सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन अभियोग चलाने का अधिकार आपको मिले, इसका मतलब आप नागरिकता के अंतर्गत नहीं आ सकते। तो दूसरा ये कहा निषेधात्मक दृष्टिकोण में कि अभियोग चलाने से कोई व्यक्ति नागरिकता का अधिकारिक नहीं हो सकता। बात करें तीसरी, तो तीसरा वो है कि जिसकी नागरिकता छीनी गई है, छीनी गई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, यानी मान लीजिए पहले नागरिक था लेकिन सिटीजनशिप था, एक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक था लेकिन उससे अब वो नागरिकता छीन ली गई, तो अब वो नागरिक नहीं रहेगा। समझ में आ गया? इसी के अलावा यहां पर एक और लास्ट में बताया गया है कि किसी जगह हिस्से में, मतलब देश के जन्म लेने पर नागरिकता प्राप्त नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर डियर ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने और क्या कहा है कि मान लीजिए जैसे एक सिंपल बात बताऊं कि मान लीजिए भारत के अंदर अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है, भारत के अंदर ही अगर बच्चा कोई भारत के मतलब कहने का मतलब पति पत्नी दोनों भारत के हैं, अगर उनसे एक संतान पैदा हो रही है, तो अरस्तु कह रहा है इस एक देश के अंदर एक व्यक्ति जन्म ले रहा है तो इस अकॉर्डिंग उसे नागरिकता नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे तो इस तरह तो फिर नागरिक कौन बनेगा? अब आपके ध्यान में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब बातें हैं, ये सब बातों के जरिए अरस्तु कह रहा है कि ये
निषेधात्मक दृष्टिकोण है कि इन आधार पर तो कोई नागरिक नहीं बन सकता। समझ में आ गया डियर? अभी तक जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, इन 4 पॉइंट में कहता है कि अगर ये कंडीशन में अगर कोई है तो उसे नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। तो अब ऐसी क्या वजह है जिस पर उसे नागरिकता मिलेगी, वो भी देखिए आगे, ठीक है। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता देता हूं, जो यहां से हाईलाइट करके समझ लीजिए। इन चारों पॉइंट का एक सारांश मैं आपको समझा रहा हूं, वो लिखिएगा। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग नागरिक कौन होगा? अरस्तु के अकॉर्डिंग नागरिक कौन होगा? तो एक लाइन में आपको समझा रहा हूं, वो लिखिए। वह व्यक्ति जिसके बारे में कह रहा है, यानी नागरिक कौन हो सकता है, वह व्यक्ति नागरिक है, वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन, यानी न्याय व्यवस्था। न्याय के प्रशासन का मतलब क्या होता है? न्याय व्यवस्था, न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो अब आप कहेंगे सर ये तो आपने ऐसा लिखवा दिया कि समझ नहीं आ रहा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने तो ये ऐसी बात बता दी जो बुक के अकॉर्डिंग थी और समझा दी, समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बताइए कि कैसे अरस्तु ने नागरिकता के बारे में कहा है। तो एक सिंपल थिंग समझिए, अरस्तु कहता है वही व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा जो उस राज्य के अंतर्गत होने वाली राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता हो। जैसे सिंपल बात बताऊं, अभी मैंने कहा था कि एक भारत में एक परिवार रह रहा है, पति पत्नी दोनों भारत के, उस वहां से उनसे एक बच्चे का जन्म होता है। तो उस बच्चे को नागरिकता तब मिलेगी जब वह बच्चा उस देश की राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेगा, चुनाव में भाग लेगा, या सरकार के कार्यों में मदद करेगा, सरकार की गतिविधियों में समीक्षा कटौती या जो भी है उसके, यानी सरकार के कार्य गतिविधियों और न्याय की प्रक्रिया में भाग लेगा, तो उसी आधार पर उसे नागरिकता मिलेगी। तो क्या अब आपको समझ में आ गया? अरस्तु के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति नागरिक होगा? वही व्यक्ति नागरिक होगा जो उसके राज्य की न्यायिक प्रशासन प्रक्रिया और राज्य की कानूनी या अन्य प्रशासकीय जो गतिविधियां उसमें भाग लेगा। सिंपल मतलब है कि एक राज्य के अंतर्गत जो शासन प्रशासन की क्रिया होती है ना, जैसे इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना हो, या सरकार के कोई कार्य है उसमें भाग लेना हो, या फिर सरकार के, जैसे मान लीजिए आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन रहे हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप होकर आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। तो इस तरह से आप उस राज्य के कार्यों की गतिविधियों में जब भाग लेते हैं, उस आधार पर आप नागरिक माने जाएंगे। तो बस यही अरस्तु ने कहा है। 4 पॉइंट तो कहा कि भाई ये नागरिक नहीं हो सकते, तो कौन हो सकता है? तो कौन होगा? वह व्यक्ति जो राजकीय कार्यों की गतिविधियों में भाग लेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब एक प्रश्न आएगा इसमें से ही कि अरस्तु ने किन्हें नागरिक नहीं माना है। ये तो आपको बता दिया कि इन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है, कौन नागरिक होगा तो ये समझा दिया। लेकिन ऐसा आ सकता है कि अरस्तु ने किन को नागरिक माना ही नहीं है, कि भाई वो अगर ऐसे है भी फिर भी नागरिक नहीं होंगे। तो इसका मतलब अब आपको वो समझना है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग कौन है जो नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो अब जो बता रहा हूं उसमें आपको सिर्फ मैं कैटेगरी बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको और इजी रहे। तो नोट कर लीजिएगा, अरस्तु ने निम्न को नागरिकता से वंचित रखा है। निम्न मतलब कौन है जिन्हें अरस्तु नागरिक नहीं मानता है,
कि भाई ये नागरिक नहीं हो सकते। तो सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला संपत्ति विहीन व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, बर्बाद हो चुका है, कंगाल हो चुका है, ऐसा व्यक्ति राज्य का नागरिक होकर क्या करेगा? राज्य के काम नहीं आने वाला। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं राष्ट्रपति बनना हो तो क्या लिखा होता है उसमें लास्ट कंडीशन में कि कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया है तो राष्ट्रपति बन के देश का दिवाला कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी लिखा है कि संपत्ति विहीन व्यक्ति है वो नागरिक नहीं हो सकता। दूसरा, दासों को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, एक तो कि संपत्तिहीन व्यक्ति, दूसरा दास से तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, दास जो किसी के अंडर में काम करते हैं नौकर की तरह। दीपक, प्रिया, हेलो, वेलकम, डियर, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यानी दास है वो भी नागरिक नहीं हो सकते। इसी के अलावा श्रमिक वर्ग को नागरिकता से वंचित रखा है। अब एक सवाल आपके दिमाग में भी आना चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि भाई क्यों इन लोगों को अरस्तु ने नागरिक नहीं माना? क्या वजह थी कि अरस्तु ने इनको नागरिकता से दूर रखा है? ये दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए। अगर आया है तो आपने पूछा क्यों नहीं मुझे, और अगर दिमाग में आया है तो बिल्कुल इसको रखिए, क्योंकि जो मैं अभी पहले लिस्ट बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति है जो नागरिक नहीं होंगे, फिर आपको मैं वित्त कारण बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा संपत्ति प्राप्त करने के गलत तरीके के लोग, इसका मतलब देखो क्या है डियर, इसका मतलब यहां पर समझा है जैसे सूदखोरी, हाँ डियर अभी अपने साथ जुड़ चुके हैं रुचिका जी, हेलो, वेलकम डियर। तो देखिए अब यानी कहने का मतलब है कि भाई जैसे अरस्तु ने क्या कहा है, जो पैसा देता है किसी को उधार, ठीक है, और उस पैसे पर जो ब्याज आता है ना, वो ब्याज ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी नागरिक नहीं होगा, यहाँ पर ये भी कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल जो भी अगर कोई लेफ्ट है यानी बाद में समझ रहा है तो वो ये क्लास है ना वो रिकॉर्डेड है, तो बाद में समझ लीजिएगा क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब मैं जो बता रहा हूँ आप बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्या स्त्री और बच्चों को, स्त्रियों एवं बच्चों को वंचित रखा है। और नेक्स्ट जो है वृद्ध, बुढ़े, ठीक है ना, सभी वृद्ध व्यक्तियों को, तो देखिए डियर यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग ये जो है वह नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते या इन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि अरस्तु के अकॉर्डिंग कौन है जो नागरिक नहीं हो सकते, तो इसमें से आप कोई भी बता सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं कि क्यों अरस्तु ने इनको नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं कहा। तो देखिए अरस्तु की सबसे पहले एक ही कंडीशन है, वही व्यक्ति नागरिक हो सकता है जो राजकीय कार्यों में भाग लेता हो। समझ में आ गया? तो इस अकॉर्डिंग अगर कोई पागल या दिवालिया है जिसके पास संपत्ति नहीं है, बर्बाद है, तो ऐसा व्यक्ति सरकार के कार्यों में भाग लेगा फिर भी उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। पहला तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देना है। इसके अलावा दास यानी किसी के नौकर, जैसे युद्ध में कोई विजेता होता है तो हारी हुई सेना के व्यक्तियों को दास बना लेता है। तो इस अकॉर्डिंग अरस्तु ने ये कहा कि जो दास होते हैं ना वह शरीर से बल पुष्ट होते हैं लेकिन दिमाग उसमें एक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए जो जिसके दिमाग में बुद्धि और बुद्धि तत्व कमजोर है
उन्हें नागरिकता देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इन्हें दास को नागरिकता नहीं दी है। ठीक है। फिर है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग है जो श्रमिक मजदूरी करते हैं और ये दिन भर कमाते तब जाके पेट भरता है, तो इनके पास राज्य के लिए समय नहीं है। ये राज्य के लिए या राज्य के कार्यों के अंतर्गत भाग नहीं ले सकते, क्योंकि राज्य की गतिविधियों में भाग लेने के लिए व्यक्ति को अवकाश चाहिए होता है, छुट्टी चाहिए होती है, और श्रमिकों के पास नहीं होती है। तो फिर इन्हें नागरिकता क्यों दी जाए? समझ में आ गया? इसके अलावा जो गलत तरीके से संपत्ति कमा रहे हैं उन्हें भी नागरिकता नहीं प्रदान होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो स्त्रियां और जो बच्चे हैं, अरस्तु के अकॉर्डिंग उनकी जो बुद्धि क्षमता होती है ना, वो बाकी के मुकाबले कम होती है। बुद्धि क्षमता, बच्चे बुद्धि से ना समझ होते हैं, और स्त्रियां हैं वो घरेलू कार्यों में ज्यादा रहती है, इसलिए उनका इस राज्य की कार्यवाहियों में या राज्य की गतिविधियों में भाग लेने का उनका कौशल बुद्धि इतनी नहीं होती है। इस अकॉर्डिंग अरस्तु ने कहा कि इन्हें भी नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है। और लास्ट में जो बुढ़े हैं वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो फिर वे राज्य के काम के लिए लायक नहीं है। तो इन सब कारणों से, इन वजह से अरस्तु ने इनको नागरिकता से दूर रखा है। ठीक है। अब आते हैं कि अरस्तु ने ये बात तो कही है, लेकिन क्या हकीकत में पूरी बात सही है क्या? नहीं है ना। कुछ बातें ज़्यादा ही गलत तरीके से अरस्तु ने पेश की है कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता प्रदान नहीं की जो एक राज्य के लिए जरूरी होते। तो अब हम देख रहे हैं इसकी आलोचना। ठीक है ना, यानी अरस्तु की नागरिकता संबंधी आलोचना, ये नोट कर लिया होगा। अरस्तु के नागरिकता संबंधी आलोचना, यानी इसके इस विचारों में क्या कमी रही थी वो देख लेते हैं। अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा। पहली, सीमित एवं संकुचित धारणा। देखिए, अत्यधिक यानी बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें तो ये जो नागरिकता के संबंधी विचार है ना, ये बहुत ही लिमिट है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक राज्य में 1000 लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर इस अरस्तु की इस बात को पूरा अप्लाई किया जाए तो 100 लोग ही है जो नागरिक बनने लायक होंगे। तो ये तो कोई बात हुई नहीं कि भाई इस तरह से तो नागरिकता की बहुत गिने चुने लोगों के पास नागरिकता रह जाएगी। ठीक है। और इस वजह से ये जो विचार है ना, वो काफी संकीर्ण विचार है। कहता ना कि भाई इसका दिमाग छोटा है इस बारे में। तो ऐसे ही अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार है ना, वो काफी छोटे विचार है, संकुचित विचार है। इस तरह से वास्तविक में ऐसे ये विचार को हम नागरिकता के संबंध में फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देखिए डियर, एक ध्यान रखिएगा, जब विचार को पढ़ रहे पक्ष में कह रहे तब तो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। जब अगर किसी विचार की, विद्वान के किसी विचारों की आलोचना करते हैं ना, तब उसकी बुराइयां करते, बड़ी तमीज से बुराई करते हैं। यानी पॉलिटिकल में हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पहलू तो बता दिया। अब अरस्तु के नागरिकता के संबंधी दूसरा पहलू क्या है वो समझिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर तो धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण। धनिक तंत्री का मतलब होता है पैसों का दृष्टिकोण। अरस्तु ने एक जगह पे क्या कहा था, जो व्यक्ति श्रमिक हैं या जो दिवालिया हैं उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अरस्तु क्या कह रहा है, जो पैसों वाले हैं, सेठ धनवान लोग हैं, उन्हें ही नागरिकता दी जाए। तो इस तरह से तो एक राज्य है वो अमीरों का राज्य बन जाएगा, तो वहाँ पे गरीबों या मध्यम वर्ग के लोगों का तो मतलब ही नहीं है, वो तो पिसते जाएंगे घाणी के अंतर्गत। यानी एक ऐसा राज्य अरस्तु बना रहा है जो ऊंचे लोगों की, धनवानों की व्यवस्था करेगा। तो इस तरह से तो नागरिकता ये तो गलत सिद्ध हो सकती है, क्योंकि धनिक तंत्र का राज हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं तीसरा, तो अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं। अब देखो, आपको पता है भारत की जनसंख्या 137
करोड़ के लगभग है, ठीक है, एक अनुमानित कहते हैं। तो अगर भारत जैसे देश के लिए नागरिकता के संबंध में अरस्तू के विचारों को अपनाया जाए तो लागू होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। हम ये कैसे डिक्लेयर करेंगे कौन व्यक्ति श्रमिक है, कौन व्यक्ति ज़्यादा गरीब है, कौन व्यक्ति बुढ़े की जात में, कौन बच्चे हैं, कौन किसी में बुद्धि कम है? तो इस तरह से अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार हैं वो छोटे राज्य में तो काम आ सकते हैं, लेकिन भारत जैसा कोई अगर बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है तो उसके अंतर्गत अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार नहीं आ सकते। हकीकत में ये पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर। तो 4 नंबर आपको बता देते हैं, अनेक वर्गों और गुटों का उदय। अनेक वर्गों एवं गुटों का उदय। अगर इस तरह से देखा जाए तो गुटबाजी हो जाएगी, अमीरों का गुट हो जाएगा, ठीक है, या सरकारी गतिविधियों में भाग लेने वाला गुट हो जाएगा, एक गरीबों का गुट होगा, एक श्रमिकों का गुट होगा, तो ये गुटबाजी हो जाएगी। और गुटबाजी व्यवस्था है वो राज्य को कमजोर कर देती है। पिंटा कुमारी कह रहे सर बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की क्लास कल से होगी डियर, कल से होगी। और कल अगर हिस्ट्री की क्लास 8:30 बजे अगर होती है तो पॉलिटिकल क्लास है वो घंटे 2 घंटे पहले होगी। आपको क्या करना है, आपकी क्लास जो भी है तो उसको अपडेट आपको कब मिलेगी? एक तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, दूसरा आप है ना अपने टेलीग्राम और अपना खुद का ये अपने चैनल का एक व्हाट्सएप अनाउंस ग्रुप बना हुआ है। तो जब भी अपनी यहाँ से कोई लाइव क्लास होने वाली होती है ना डियर, तो आपको तुरंत वहाँ पर एक मैसेज मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो लिंक नहीं दिया हुआ, बाकी के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको दिलचस्प तो बताऊँ, अभी हम क्या है कि बच्चों को मिल रहे हैं, घर घर जाकर बच्चों से विजिट कर रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छे स्टूडेंट मिले आप जैसे, जो पॉलिटिकल की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ संसाधन नहीं है। वह कह रहे कि हमारी पॉलिटिकल बहुत कमज़ोर है। तो बिल्कुल ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो अगर जिनको पॉलिटिकल की ज़रूरत है पढ़ने की, समझने की, तो उन्हें ये चैनल बताइए, क्योंकि उनके लिए आप एक उपकार करने वाले हैं। तो मुझे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मिले जिनको मैंने ये चैनल उसी समय हाथों दिया, अरे भाई मैं क्यों, आप कहाँ रह गए थे? क्योंकि जहाँ पर आपको ज्ञान की पूरी चीज़ मिल रही है और आपको वो पता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने मित्रों को जरूर ये चैनल साझा करें, ठीक है। तो ये बात सिद्धांत तो अपना हो गया क्लियर। अब बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। और एग्जाम में अरस्तु के न्याय संबंधी विचार हर बार आते रहते हैं, एक दो बार आते रहते हैं। अगर पिछली बार नहीं आया तो इस बार भी आ सकता है। जैसे प्लेटो के अपने पढ़े थे न्याय संबंधी विचार, इस तरह से अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अरस्तु ने न्याय को सद्गुणों का समूह माना है। ठीक है, तो ये प्रश्न छोटा बन सकता है कि अरस्तु ने न्याय को क्या महत्व दिया है। तो अरस्तु ने खुद ब खुद न्याय को सद्गुणों का समूह माना है कि न्याय क्या है, अच्छे गुण का समूह जो है, एक बहुत सारे अच्छे गुण मिलकर न्याय बनते हैं। तो अरस्तु ने एक आध जगह तो ये कहा है कि न्याय का मतलब अच्छे सद्गुण जो होते हैं वह न्याय कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अरस्तु ने सर्वप्रथम न्याय के दो भेद किए हैं। अरस्तु ने न्याय के दो भेद किए हैं और वो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके एकदम क्लियर हो जाए ये पॉइंट। तो पहला जो है पूर्ण न्याय। अरस्तु के अकॉर्डिंग न्याय के अंतर्गत भेद किए कि भाई न्याय के अंदर दो भेद होते हैं, यानी दो तरह का न्याय होता है। एक तो होता है पूर्ण न्याय, क्या होता है, पूर्ण न्याय, और दूसरा जो है वह है विशेष न्याय। अगर आपने 12th में पढ़ा हो तो ये आपके 12th की बुक में था, जो शायद 3rd ईयर में अभी आए हैं या
उनके ये जरूर था, ठीक है। लेकिन अगर कॉलेज लेवल पे हैं तो न्याय के दो भेद बताए अरस्तु ने, एक तो पूर्ण न्याय और एक विशेष न्याय, इन दोनों को समझिएगा, ठीक है। तो पूर्ण न्याय से मतलब है कि नैतिक गुणों और चरित्रों की श्रेष्ठता का नाम, यानी तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे। इसके अनुसार पूर्ण न्याय कानूनों के अनुरूप आचरण करने में निहित है। समझ में आ गया? कानूनों के अनुरूप आचरण करना ही क्या है? न्याय है। कौन सा न्याय? पूर्ण न्याय। कौन सा न्याय? पूर्ण न्याय। तो इस अकॉर्डिंग नैतिक गुणों और चरित्र की श्रेष्ठता का नाम। तो समझ में आ गया? पूर्ण न्याय का मतलब है कि वह व्यक्ति जो कानूनों के अकॉर्डिंग व्यवहार कर रहा है तो वह पूर्ण न्याय के अंतर्गत आएगा। दूसरा, नैतिक गुण यानी अच्छा करना, दूसरों की भलाई करना, माता पिता के कर्तव्यों का पालन करना, ये नैतिक गुण कहलाते हैं। नैतिक गुण और चरित्र की श्रेष्ठता होती है, यानी क्वालिटी जो श्रेष्ठ होती है, इन्हीं से पूर्ण न्याय बनता है। और पूर्ण न्याय का मतलब ये है कि कानूनों के अकॉर्डिंग आचरण करना, ठीक है। जितेंद्र राजपुरोहित, कौन सी क्लास है डियर? ये अपने पॉलिटिकल साइंस की बीए सेकेंड ईयर वालों की क्लास है और पेपर 2 यहाँ पे अपने चल रहा है, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास जो फर्स्ट ईयर वालों की है वो कल शुरू होगी, ठीक है, कल से कंटिन्यू होगी। तो इस अकॉर्डिंग अरस्तु के न्याय के तो भेद थे, तो पूर्ण न्याय आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विशेष न्याय, ठीक है ना, सद्गुण और भलाई के रूप में विशेष न्याय। तो ध्यान रखिएगा, विशेष न्याय को अरस्तु ने वापस 2 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। अरस्तु ने विशेष न्याय को या विशेष न्याय के 2 भेद बताए हैं जो आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। सुधारक न्याय भी कहा जाता है और कहीं कहीं सुधारात्मक न्याय भी कहा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को समझ लीजिए ताकि ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग अरस्तु कहता है कि हमें दूसरों के साथ न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये विशेष न्याय कहलाता है। न्यायोचित व्यवहार यानी जो उचित है उस अकॉर्डिंग व्यवहार करना, वो न्यायोचित व्यवहार कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे वितरणात्मक न्याय देखिए, वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जितना योग्य है उसे उतना मिलना सही है। आपको पता है अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में क्या विचार कहा था कि वह व्यक्ति जो राज्य की गतिविधियों कार्यों में भाग लेता है उसे नागरिकता मिलेगी। तो यहाँ पर भी यही कहा है कि जो व्यक्ति टैलेंटेड है, जिस व्यक्ति में योग्यता है, उस व्यक्ति को राज्य की ओर से ज़्यादा सुविधा, ज़्यादा फायदे, ज़्यादा न्याय मिलेगा। तो ये हो गया वितरणात्मक न्याय। और उन्हीं व्यक्तियों को जिन्हें वितरणात्मक न्याय प्राप्त हुआ है, उनके अधिकार और बाकी सभी व्यक्तियों के अधिकार और उनके हक की रक्षा के लिए राज्य वापस जो व्यवस्था करेगा उनकी सुरक्षा के लिए, वो कहलाएगा सुधारात्मक न्याय। क्या कहलाएगा? सुधारात्मक न्याय। समझ में आ गया? पुनः बता रहा हूं, वितरणात्मक न्याय योग्यता के आधार पर, अरस्तु के राज्य में योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को सरकारी पद प्राप्त होंगे। अब उन सरकारी पदों एवं उनके हितों की रक्षा एवं अन्य लोगों के न्याय संबंधी हितों की सुरक्षा के लिए राज्य वापस उसमें सुधार करेगा, कुछ व्यवस्था बनाएगा और यह व्यवस्था
सुधारात्मक कहलाती है। यानी ये व्यवस्था जब बनेगी तब कौन सा न्याय बनेगा? सुधारात्मक न्याय। और योग्यता के अकॉर्डिंग व्यक्तियों को सुविधा राजकीय पद प्राप्त होना वितरणात्मक न्याय। समझ में आ गया? तो इस अकॉर्डिंग अरस्तु ने न्याय के बारे में अपने विचार दिए हैं। यहाँ से आपको अगर क्लियर हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। अपना फेमस जो विचार है और एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आने वाला है, ऐसा लिख दीजिए आप ऊपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर पिछली बार एग्जाम में नहीं आया है तो इस बार 100% आएगा। और पिछली बार बड़ा आया है तो इस बार छोटा आएगा, पिछली बार छोटा आया तो इस बार बड़ा आएगा। और अगर दोनों तरह के सवाल आए तो फिर शायद संभावना कम है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये प्रश्न आ सकता है। तो आ सकता है, संभावना है, तो अभी समझ लीजिए क्या है। 100% तो कह दिया, लेकिन क्या समझाने वाला हूं तो वो समझिए। राज्यों एवं संविधानों का वर्गीकरण। वर्गीकरण देखिए, अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किया है और उस राज्य को अरस्तु ने खुद एक संविधान की तरह माना है। यानी जैसा संविधान होगा उसी अकॉर्डिंग वो राज्य बनेगा। तो कहीं जगह राज्य को एज ए संविधान के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जैसे राजतंत्रात्मक संविधान है, राजतंत्र राज्य हो गया, कुलीन तंत्र राज्य हो गया, लोकतंत्र राज्य हो गया। तो इस तरह से जैसा संविधान होगा वैसा राज्य होगा। तो इस यहाँ पर ये कहें, प्रश्न ये आएगा कि अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्यों का वर्गीकरण समझाइए। प्रश्न समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा, अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य का वर्गीकरण। हाँ जितेंद्र जी, अपने गुरुजी हिस्ट्री कब से समझाओगे? आपने कहा ना हिस्ट्री की कल से शुरू होगी आपकी क्लास। कब से होगी? कल से होगी। ठीक है, तो अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्यों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने अपना यह दृष्टिकोण है 2 आधार पर प्रस्तुत किया। ये जो वर्गीकरण है वह 2 आधार पर प्रस्तुत किया है, 2 आधार पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, मैं दोनों आधार यहाँ पे आपको समझा देता हूं ताकि आपके दिमाग में एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आ सके। तो देखिए डियर, ध्यान रखिएगा, एक तो 2 आधार बताए। ठीक है, एक तो बताया संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। ठीक है, एक बताया नैतिक आधार पर। अरस्तु ने कहा कि भाई राज्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो राज्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो किस आधार पर राज्य अलग अलग प्रकार के होते हैं? तो अरस्तु ने कहा कि राज्य संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैशाली सिंह कह रहे सर BA 3rd ईयर में सोशलिज्म का ऑब्जेक्टिव पेपर पढ़ा दो। सोशलिज्म में ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आता डियर। अगर बात करें पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का या और, तो उनके तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़े आते हैं, अबशब्द तो आते ही नहीं है। अबशब्द या तो आपके जैसे फर्स्ट ईयर में पर्यावरण हो या हम कहें हिंदी अनिवार्य तो आता है आई थिंक। आपके कौन सी कॉलेज है एक बार क्या पता, हो सकता है अपनी कॉलेज के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या के आधार पर राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? ठीक है, संख्या के आधार पर, संख्या मतलब शासन करता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सारणी की तरह समझा देता हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्लियर रहेगा। ठीक है, ज्योतिगढ़ हिस्ट्री की क्लास कब होगी डियर? कल से होगी। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको टाइम से पहले नोटिफिकेशन डाल दूंगा। कल से अपने हिस्ट्री की क्लास होगी और उसके लिए आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिएगा, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। CSJMU डियर, ये कहाँ से कॉलेज है? एक बार थोड़ा आइडिया बता दीजिए मुझे। तो शासन के आधार पर अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का, अगर अगर राज्य में एक ही व्यक्ति शक्तिशाली है तो उस आधार पे वर्गीकरण होगा। दूसरा, उस राज्य में मान लीजिए 100
100 में से 10 लोग राज्य को चला रहे हैं तो हो गया अल्पसंख्यक। क्या हो गया? अल्पसंख्यक हो गया। अब नेक्स्ट बताएं कि एक राज्य में जितने लोग हैं सभी मिलकर उस राज्य को चला रहे हैं तो वो हो गया बहुसंख्यक। क्या हो गया? बहुसंख्यक। ठीक है, तो संख्या के आधार पर राज्य का वर्गीकरण किया तो एक देश को चलाने, एक राज्य को चलाने की शक्ति एक व्यक्ति के पास है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के पास होती है या फिर बहुत ज्यादा के पास होती है। तो अब नैतिक आधार पर देखा जाए तो इन संख्या के आधार पर वो राज्य कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। तो अब देखिए यहां पर पूरी लिस्ट आपको क्लियर बता देता हूं ताकि आपके एग्जाम में एक भी पॉइंट है वो इधर उधर न हो सके। छत्रपति शाहू जी यूनिवर्सिटी कानपुर से, अरे तेरी कानपुर से, यानी आप बड़े दूर से हमारे संपर्क में, क्या बात है डियर। इस कॉलेज के बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन अगर जहाँ तक ये पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होते हैं अपने कॉलेज में, जैसे जेएनवी की बात करें, अपने आसपास के सुकाडिया एमडीएस की बात करें, और भी छोटे मोटे जो अपने आसपास के अपने राजस्थान की जो कॉलेजें हैं उन कॉलेजों में थर्ड ईयर के अंदर कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है, वो थ्योरी पेपर होते हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा लिखना होता है। तो इस तरह से एक बार आप या तो ओल्ड पेपर देख लीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे उस पेपर को एक पीडीएफ भेज दीजिए, तो उस बारे में मैं आपको समझा पाऊंगा बेहतर तरीके से, या फिर आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे सकता हूं। तो अब देखिए नैतिक आधार पर, ठीक है, नैतिक आधार पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझा रहा हूँ। स्रोत सत्ता के संचालन का उद्देश्य, अच्छा रूप, विकृत रूप। देखो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब समझाऊंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, अगर एक देश को चलाने की शक्ति एक व्यक्ति के पास है और वह व्यक्ति उस देश की भलाई के लिए काम कर रहा है तो कैसा राज्य बनेगा? तो बनेगा एक तंत्र या राजतंत्र, एक तंत्र या राजतंत्र। यानी एक व्यक्ति के पास देश को शासन संचालन करने की शक्ति है तो उस आधार पर एक अच्छा राज्य अगर है तो वो राजतंत्र बनेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति के पास शक्ति है और वह व्यक्ति तानाशाही तरह से राज करे, अपनी मन मर्जी से शासन करे, तो एक व्यक्ति के पास पावर होते हुए वो फिर अपनी मन मर्जी से राज करेगा तो कैसा राज्य बनेगा? आतताई तंत्र। आतताई तंत्र मतलब तानाशाही वाला शासन। कौन सा हो गया? तानाशाही वाला। अगर एक देश के अंतर्गत मान लीजिए 100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, तो 100 में से उस राज्य को चलाने के लिए 100 में से 10 लोग ही उस राज्य को चला रहे हैं। 100 में से 10 लोग उस राज्य को चला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक लोगों के पास सत्ता है तो वे अल्पसंख्यक यानी कुछ लोग जो राज्य को चला रहे हैं, लेकिन का उद्देश्य है राज्य की अच्छाई, राज्य का भला करना। तो कुछ लोगों की सरकार जो अच्छी सरकार है तो वह बनेगी कुलीन तंत्र सरकार। यानी कैसा राज्य बनेगा? कुलीन तंत्र सरकार वाला राज्य। लेकिन कुछ लोग हैं वो अपनी मनमानी से अगर शासन करे, 100 में से 10 लोग हैं अपनी मन मर्जी से शासन चलाए, तो वह राज्य कैसा बनेगा? वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र। समझ में आ गया? जैसे 100 में से 10 लोग अगर पढ़े लिखे 10 लोग जो है भाई अगर तानाशाही और मनमानी से करें या पैसों से पैसा बनाए तो वो धनिक तंत्र बन जाएगा। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है कि एक राज्य में कुछ समझदार पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार कुलीन तंत्री कहलाती है। लेकिन उन्हीं कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से या नीति भ्रष्ट होकर शासन करे तो कुछ लोगों की राज्य या सरकार कैसी होगी? वर्ग तंत्र सरकार होगी। मेरी पूरी क्लास ले रहा हूँ, आप पूरी क्लास ले रहे हैं बिल्कुल, अब ज़्यादा नहीं है, जस्ट 5 से 10 मिनट की क्लास और रह गई है और आपका ये अरस्तु कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि 100 लोग हैं एक राज्य में और 100 में से लगभग 80-90 लोग उस राज्य को चलाने का पावर अपने हाथ में रखते, सभी लोगों के पास पावर है। तो उस आधार पे अच्छा सिस्टम तो क्या होगा? अच्छा राज्य कौन सा होगा? बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र। जैसे अब बात करें भारत की एक शासन व्यवस्था, तो
संविधान को बनाया किसने? सभी लोगों ने। और संविधान की ये जो व्यवस्था है, संविधान ने वापिस से शक्ति पावर उस राज्य की सभी जनता को दी है, और सभी जनता समय पर वोट देती है तो सरकार बनती है। तो इस तरह से एक राज्य में सभी लोगों को अगर पावर प्राप्त हो, इस अकॉर्डिंग अच्छी सिस्टम व्यवस्था क्या कहलाएगी? संवैधानिक तंत्र। अब उसका खराब रूप क्या कहलाएगा जिस आधार पर राज्य सरकार बनती है? तो वह भीड़ तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहा डेमोक्रेसी। ठीक है ना? तो अरस्तु ने कहा है कि एक राज्य को चलाने के लिए 100 में से अगर 80-90 लोगों के पास राज्य को चलाने की पावर शक्ति हो, तो उस आधार पर कैसा राज्य बनेगा? भीड़ तंत्र। अरस्तु ने सबसे खराब विकृत जो रूप है, विकृत टूटा फूटा बिखरा हुआ राज्य का जो रूप है वो भीड़ तंत्र, जिसको डेमोक्रेसी भी कहा है। वर्तमान में जो पॉपुलर है, अरस्तु ने इसको भीड़ तंत्र मानते हुए सबसे खराब रूप बताया है। बिल्कुल आर के स्टेट बिल्कुल सही बताया, यानी अभी तक आप देख रहे हो क्या बात है। तो क्या निकित भी साथ में है क्या? मुझे कमेंट करके बताइए। अपने में जो प्यारे स्टूडेंट है सभी साथ में जुड़ते जाइएगा, क्योंकि मैंने आज अरस्तु का पूरा निचोड़ बताया है। अरस्तु का इधर से या इधर से अगर एक भी प्रश्न आ जाए ना, तो आपके वो प्रश्न नहीं चूकना चाहिए। इतना पूरा मैंने यहाँ पे आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने समझा अरस्तु के अकॉर्डिंग राज्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, अगर 2 नंबर का प्रश्न आए तो अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण किस आधार पे किया है? 2 आधार हैं। पहला तो संख्या के आधार पे वर्गीकरण किया, दूसरा नैतिक आधार पर, अच्छा रूप और खराब रूप। तो अरस्तु ने राज्य का वर्गीकरण 2 आधार पर प्रस्तुत किया है, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। संख्या के आधार पर ये हो गया, नैतिक आधार पर ये समझा दिया। ठीक है ना? ये आपके 15 नंबर का अगर प्रश्न आता है तो उस अकॉर्डिंग मैटर पूरा है। फिर क्या करोगे आप? ये समझाओगे ना, मतलब लिखोगे, फिर हर एक के बारे में वापस नीचे लिखना है कि भाई कुलीन तंत्र ये होता है, भीड़ तंत्र ये होता है, धनिक तंत्र ये होता है। इस तरह से आप पूरा वापस एक एक के बारे में समझाओगे सारणी बनाने के बाद, तो आपके 4 पेज तो ऐसे के भर जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। यह तभी होगा जब आप सभी मिलकर इसको समझेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक रह गया है, थोड़ा उसको मैं, वैसे लास्ट तो नहीं कहेंगे, एक आध पॉइंट और रह गया, लेकिन थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ। अरस्तु का आदर्श राज्य के बारे में विचार, मतलब 10 मिनट का ही है टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें 2 क्लियर करवाऊंगा साथ में, और 10 मिनट अपनी क्लास लेंगे। यानी हाईएस्ट अगर मैं कहूँ ना तो 10 साढ़े 10 तक अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अरस्तु का आदर्श राज्य, यानी अरस्तु ने कहा कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए, उसकी कुछ विशेषता बताइए। अरस्तु के अकॉर्डिंग आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ विशेषता बताइए, जिसको मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अरस्तु ने कहा था एक राज्य व्यक्ति के लिए है और व्यक्ति के सद जीवन को बनाने के लिए राज्य होना चाहिए और राज्य बना रहेगा। ठीक है, तो अब बात करें अरस्तु के अकॉर्डिंग आदर्श राज्य की क्या विशेषता है। अरस्तु ने जो बात बताई है कि आदर्श राज्य ऐसा वैसा होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आदर्श राज्य की कुछ विशेषता प्रकट होती है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग आदर्श राज्य की विशेषता नंबर फर्स्ट, आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास। व्यक्ति का नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है डियर, कि व्यक्ति अच्छा करे, अच्छा सोचे, भ्रष्ट निकृष्ट या दूसरों की हड़पना या दूसरों को लूटना जैसे विचारों वाला राज्य या लोग न हो। एक ऐसा राज्य हो जिसमें लोग अच्छे, संस्कारी और एक दूसरे की भलाई सेवा करने वाले लोग हो। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग कहा कि अरस्तु के अकॉर्डिंग आदर्श राज्य में व्यक्ति है उनका नैतिक विकास होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात करें मध्यम मार्ग का सिद्धांत, ये शुरुआत में भी बताया था मैंने। क्योंकि देखो कुछ क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पास थोड़े थोड़े पैसे क्या आ जाते हैं, वो हवा में उड़ जाता है, और जैसे पैसे मतलब अचानक से पैसे चले जाते तो वो रोने लग जाता है, या फिर कहते हैं ना जमीन पे लौट लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरस्तु ने कहा हमें एक मध्यम रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कभी ज़्यादा पैसे भी आ जाए
तो हवा में नहीं उड़ना है, या पैसे चले भी जाए तो बेइज्जती जैसा माहौल क्रिएट नहीं करना है। यानी एक बीच का रास्ता अपनाना है कि न ज़्यादा घमंड हो और न ज़्यादा कहीं बेइज्जती माहौल हो, यानी मध्यम रास्ते का अनुसरण करना है। तो अरस्तु ने यही कहा है, एक आदर्श राज्य के अंतर्गत बड़ी बड़ी बातें नहीं की अरस्तु ने एक आदर्श राज्य के अंतर्गत वही बातें बताई है जो व्यवहारिक रूप में लागू होती है। जैसे बड़ी बड़ी बातें नहीं कही कि पैसे आते ही मैं तो ताजमहल जैसा बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो अरस्तु ने ये बात नहीं बताई कि मैं ताजमहल जैसा बना दूंगा। अरस्तु ने अपने व्यवहारिक बातें बताई। अरस्तु ने कहा कि हमेशा व्यक्ति को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ताकि कभी भी गलत चीजों में उसका सिर है वो कटे ना, या आलोचना न हो। अगर बड़ी बड़ी बातें करता अरस्तु राज्य के बारे में, तो आज वाले विद्वान अरस्तु की बातों को सीधा काट देते और उसकी बुराइयां करते। तो इसलिए अरस्तु ने हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है, न ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है। तो इस तरह से अरस्तु ने कहा है कि एक राज्य वही राज्य अच्छा है जो व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करे, और उस राज्य में 3 वर्ग होंगे, अत्यंत संपन्न, निर्धन और बीच वाले। संपन्न, निर्धन और तीसरा इन दोनों के बीच वाले। तो 3 कैटेगरी यानी 3 प्रकार के वर्ग है वो अरस्तु ने बताए हैं। ठीक है, यानी मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए एक राज्य की व्यवस्था की है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अरस्तु के अकॉर्डिंग अपने राज्य में लक्षित होता है वह है विधि की सर्वोच्चता। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था, अगर ध्यान हो, अरस्तु ने कहा कि राज्य में न तो राज्य को सर्वोच्च शक्ति दी जा सकती है, न व्यक्ति को। राज्य और व्यक्ति के लिए शासन संचालन के लिए कानून होगा। तो राज्य और व्यक्ति के ऊपर सर्वोच्चता किसे प्राप्त होगी? कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा? कानून। तो अरस्तु ने कहा कि अगर मेरा राज्य होगा, आदर्श राज्य होगा, तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चलेगी, कानून की बात चलेगी, यानी सबसे ऊपर कानून होगा। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग आदर्श राज्य में विधि कानून है वो सर्वोच्च होंगे। इसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट बताया कि मेरा अगर आदर्श राज्य होगा तो उसमें जनसंख्या लिमिट होगी, न तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी न बहुत कम होगी। अगर एक राज्य में जरूर से ज़्यादा जनसंख्या होती है तो उनका रहना करना, खाना पीना, जमीन वगैरह ये कमी पड़ेगी तो झगड़े होंगे। और एक राज्य में जरूरत से भी कम लोग हो तो फिर वहाँ पर वो राज्य नहीं कहलाएगा, उस पर दूसरे लोग अधिकार कर लेंगे, शक्ति संगठन नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि उचित जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उचित जनसंख्या होनी चाहिए। और प्रदेश, एक राज्य तभी अच्छा कहलाएगा जब उसके पास एक अच्छा प्रदेश हो, उपजाऊ भूमि हो, और समुद्री सीमा रेखा या उसके आसपास का वातावरण ऐसा हो कि कोई सीमा है, कोई दुश्मन देश हो जल्दी कब्जा न कर पाए। यानी यहाँ पर कहेंगे प्रदेश है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी विद खुशबू सर, बिल्कुल वेलकम डियर, आप काफ़ी देर से आए हो अभी। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा और बात करते आर्थिक व्यवस्था। आपको पता है, मुझे कमेंट में बताइएगा सर बी ए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री क्लास कल होगी डियर? कल से होगी, ठीक है ना, कल से, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने कहा कि होगी, अब कब होगी, लेकिन अब फाइनल हो गया, कल से होगी शिक्षा। मुझे कमेंट करके बताइए कि प्लेटो ने यूरोप का पहला विश्वविद्यालय खोला था, मतलब पहला विद्यालय खोला था, उसका क्या नाम था? प्लेटो ने यूरोप में जो पहला विद्यालय खोला था उसका क्या नाम था? मैं आपको अरस्तु का बता देता हूं। अरस्तु ने जो अपनी शिक्षण संस्था खोली उसका नाम था लिसियस। ठीक है ना, लिसियस। तो प्लेटो का मुझे बताइए, प्लेटो ने अपना जो विद्यालय खोला उसका क्या नाम था? ठीक है, तो अरस्तु ने कहा कि उसके राज्य में शिक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्थित सिस्टम किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति के जीवन का विकास करती है, तो शिक्षा प्रदान की जाएगी और उस राज्य की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, वो सही तरह से संतुलित रखी जाएगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन स्कूल ने कहा है अकादमी। क्या बात है डियर, एकदम सटीक आंसर दिया है आप।
अब बात करते हैं आदर्श राज्य के बारे में, हो गया क्लियर। तो आप अभी लास्ट में जितने भी मेरे बहादुर देख रहे हैं ना, मुझे ये बताइए कमेंट करके, क्या आपको ये क्लास समझ में आ रही है? पिछली क्लास, ये क्लास, क्या इससे पहले आपके ये डाउट क्लियर हुए थे जो आज हो गए हैं? बताइए कमेंट में मुझे, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे प्यारे विद्यार्थी कितना जोश शोश में पढ़ रहे हैं। लास्ट है अरस्तु का दास्ता संबंधी विचार, लास्ट। ओके डियर, आपको समझ में आ रहा है? देखो बिल्कुल, मुझे भी तो ये पता लगे ना कि देखो मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ पे समझा रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ें हकीकत में समझ में आ रही हैं? क्योंकि जब अगर आपको समझ में आ रही है तब तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं और अच्छा रिजेक्ट करूँगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। सर, यस सर, मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर से हूँ। क्या बात है, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, यानी आपको मज़ा आ रहा है। हकीकत में ऐसे और काफ़ी विद्यार्थी है जो सच में इस पॉलिटिकल, मेरी इस क्लास से जुड़कर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल को बहुत अच्छा बनाया। मैं नहीं कहता, कहता ना, ये अपने स्टूडेंट कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अपने जितने भी विद्यार्थी है वो सभी यहाँ पे हमेशा समय पर आए और समय पर उन्होंने जो पढ़ा है वो उनके काम आया है हमेशा। दास्ता के संबंध में अरस्तु के क्या विचार है? अब ये प्रश्न आपके अरस्तु के आए तो ये एक प्रश्न लास्ट में आ सकता है। इसके अलावा मैंने अरस्तु का पूरा टोटली आपको बता दिया है, सिर्फ बचा लास्ट है, अरस्तु दास्ता के संबंध में क्या सोचता है। तो प्रश्न आपके आएगा कि भाई अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। पहले तो पक्ष, दूसरा विपक्ष। मेरा तो गला ही सूख गया है, कंटिन्यू 2.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ डियर। तो बात करते हैं दास्ता संबंधी विचार के अंतर्गत अरस्तु दास्ता के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अरस्तु ने दास्ता संबंधी जो विचार व्यक्त किए हैं वो यूनानी जगत के संबंध में है। तो खेतीबाड़ी या उत्पादन के कार्य शारीरिक परिश्रम के लिए घरेलू दासों को रखा जाता था, लेकिन अरस्तु ने फिर कहा कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है। लेकिन अरस्तु ने फिर इसमें संशोधन करते हुए कहा कि दास प्रथा को न्यायोचित बताया। ये नहीं कहा कि भाई दास प्रथा गलत है। हाँ सर, समझ आ रहा है, थैंक यू डियर। तो अरस्तु ने, देखो आज के समय विद्वान कहते हैं ना कि भाई दास रखना गलत है। दास्ता मतलब आप किसी व्यक्ति को उसकी आज़ादी है छीन रहे हैं, दास्ता गलत है। लेकिन अरस्तु ने अपने विचारों में दास्ता को उचित बताया है। पहला पॉइंट आप गोल करके समझ लीजिएगा, अरस्तु ने अपने विचारों में दास्ता को उचित बताया है, ये आप समझ लीजिएगा। उचित बताता, क्यों बताता, देखो ये रीजन तो मैं आपको बताने वाला ही हूँ, लेकिन फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि इसने दास्ता को उचित बताया है क्योंकि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव 2 प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। देखिए मैं सिंपल बताता हूँ आपको, जैसे पता होगा एक परिवार को चलाने के लिए संपत्ति की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर संपत्ति 2 तरह की बताई है। अरस्तु ने कहा परिवार को चलाने के लिए संपत्ति की जरूरत होती है, संपत्ति 2 प्रकार की बताई है, एक तो सजीव संपत्ति, एक निर्जीव संपत्ति। यानी सजीव संपत्ति में तो अरस्तु ने कहा कि परिवार की सजीव संपत्ति तो होगी दास और निजी संपत्ति होगी पैसे वगैरह या संसाधन वो। तो इस तरह से अरस्तु ने कहा एक पारिवारिक व्यवस्था के लिए दास है वो एक संपत्ति की तरह होते हैं। किस तरह होते हैं? संपत्ति की तरह होते हैं। तो इस तरह से अब मैं यहां पर आपको हाईलाइट बता देता हूं, ठीक है। पक्ष में तर्क, देखिए अब यहां पर मैं जो पॉइंट बता रहा वाला हूं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग अरस्तु ने दास्ता को उचित बताया। अरस्तु कहता है कि दास्ता उचित है, कानूनी और सही है। तो अरस्तु ने दास्ता को उचित बताया है, तो उसके कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना हो, फिर हम इसकी आलोचना करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, दास्ता प्राकृतिक। अरस्तु कहता है कि दास्ता होनी चाहिए, दास प्रथा होनी चाहिए, क्योंकि अरस्तु कहता है कि एक राष्ट्र में
दो तरह के लोग होते हैं, एक बुद्धिमान होते हैं और एक बुद्धिविहीन होते हैं। एक दूसरों से काम निकलवाते हैं और दूसरे वो जो किसी के प्रति किसी के लिए काम करते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा। यानी भगवान ने इंसान को दो तरह का बनाया है, एक तो बुद्धिमान होता है तो शारीरिक रूप में कमज़ोर होता है, एक अगर शारीरिक रूप में मजबूत होता है तो माइंडली थोड़ा वीक होता है। ये अरस्तु कहता है। कौन कहता है? अरस्तु। तो इस अकॉर्डिंग जो व्यक्ति पहले से ही स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए काम करने के लिए पैदा हुए हैं तो वे दास बनेंगे, क्योंकि कुछ व्यक्ति दूसरों के मुकाबले कमतर होते हैं तो उन्हें दूसरों के अंडर में रहकर काम करना होता है, तो फिर वो व्यक्ति दास बनते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। वो अरस्तु कहता है कि दासता क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। दास तो बनेंगे ही बनेंगे, नेचुरलिटी है। तो इस तरह से इसने उचित रूप में बताया कि भाई दासता तो प्राकृतिक है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद। देखिए यहाँ पे अरस्तु दासता के बारे में दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर दास होंगे तो ही तुम मालिक होंगे। देखो अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति को राज्य के लिए, राज्य के अंतर्गत काम करना है, राज्य की गतिविधियों में भाग लेना है, तो व्यक्ति के पास समय और अवकाश प्राप्त होना चाहिए। तो अगर व्यक्ति दास बनकर स्वामी के लिए काम करेंगे तो स्वामी छोटे मोटे कामों से फ्री होकर राज्य के अंतर्गत भागीदारी देगा। इसलिए दास प्रथा होने से फायदा होगा। दूसरा कि अगर दास होंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि स्वामी को स्वतंत्र सोचने का समय मिलेगा, राज्य की गतिविधियों में भाग लेंगे और कोई नया कमाने के लिए करेंगे। और कोई कमज़ोर लोग हैं जो कमा नहीं सकते, तो अगर वह दूसरों के लिए दास बनेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और अगर जो दास है वो सेठ मालिक के साथ काम करेंगे तो मालिक की इनकम है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं दास प्रथा है वो लाभप्रद है। क्या है? लाभप्रद है। तो ये बात बता दी इसके पक्ष में। नेक्स्ट बात करें, दासता नैतिक है। दासता क्या है? नैतिक है। कौन कहता है? ये अरस्तु कहता है। अरस्तु कहता है कि दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन इस दृष्टि से नैतिक भी है, क्योंकि स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। यानी होता है ना कि दास अगर जैसी संगति होगी वैसा उनका व्यक्तित्व होगा। तो अगर दास है वह अगर उनको छूटे रखे जाएंगे तो वो घुमंतु जीवन जिएंगे और समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर दास है वह अच्छे लोगों के अंडर में रहकर काम करेंगे तो उनमें भी अच्छी चीज़ें, विवेक, कौशल और अनुभव प्राप्त होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो दास में या दासों के अंदर नैतिकता का विकास होगा, क्योंकि बड़े समाज में बड़े लोगों के अंडर में रहकर वह सेवा करेंगे तो उनमें भी थोड़े गुण विकसित होंगे। तो इस अकॉर्डिंग अरस्तु ने कहा कि दासता नैतिक होती है। और लास्ट में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्थायित्व का अंग। देखिए अर्थव्यवस्था यानी अरस्तु कह रहा है कि उस समय में काफी सारे लोग, जरूर मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं वह दास हुआ करते थे, बहुत ज्यादा लोग हैं वह दास हुआ करते थे। तो इस वजह से मालिकों को ज्यादा समय मिलता था राज्य के कार्य में और अलग से नए काम करने में। तो इस तरह से दास के होने से मालिक है वो ज्यादा काम कर सकते थे, ज्यादा समय से वो ज्यादा उत्पादन कर सकते थे। यानी छोटा मोटा काम है वो घरेलू काम है, अगर दास करेंगे तो मालिक बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से एक देश की इनकम बढ़ेगी। ज़्यादा दास होंगे तो ज़्यादा काम होगा, दासों को भी रोजगार मिलेगा और देश की इनकम बढ़ेगी। ठीक है। और दास अगर रेगुलर होंगे तो उस देश की इनकम है वो स्थायी हो जाएगी। इस तरह से अरस्तु ने दासता होनी चाहिए उसके पक्ष में कहा। अब हम अरस्तु के इस दासता के संबंध में इनके विचारों के क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ठीक है। एक विचार के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू देख लीजिए जो आपको समझा रहा हूं। तो अरस्तु के दासता संबंधी विचारों की आलोचना करें तो पहला पॉइंट है मानव समूह का विभाजन असंभव।
अरस्तु कहता है कि वही व्यक्ति दास होगा जो दिमाग से कमजोर है, शक्तिशाली मतलब बॉडी में शक्तिशाली, दिमाग से कमजोर है। लेकिन पहला ही पॉइंट इसने गलत कह दिया। हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन व्यक्ति दिमाग से कमजोर है और कौन होशियार है? क्योंकि राज्य थोड़ा नहीं कि 5, 10 या 100 लोगों का होता है, राज्य हजारों करोड़ों की जनसंख्या में होता है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन व्यक्ति दास बनने के लायक है और कौन मालिक बनने के लायक है? तो मानव समूह का कैटेगरी विभाजन नहीं किया जा सकता। पहली कमी तो यहीं पे है अरस्तु के विचार में। दूसरी है स्वतंत्रता और समानता की धारणा के विरुद्ध। यहां पर देखिए, हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी, उसकी समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो अगर एक व्यक्ति जन्म लेते ही अगर किसी का दास बन जाता है तो ये तो भेदभाव हो गया। क्योंकि आज के समय मान लीजिए संवैधानिक व्यवस्था है तो हर व्यक्ति को बराबर अधिकार है, भले कोई वीआईपी अधिकार हो या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, बड़ा स्टार हो छोटा मोटा हो, यानी कि सलमान खान हो या फिर हम हो, कानूनी रूप में सभी बराबर है, सभी को बराबर अधिकार और समानता दी हुई है। तो इस तरह से अगर अरस्तु कह रहा है कि दासता उचित है तो इस अकॉर्डिंग अरस्तु वो समानता और स्वतंत्रता के विरोध में बात करता है। हर व्यक्ति की उनकी आज़ादी दी हुई है, अगर दास नौकर होगा तो उसकी आज़ादी और स्वतंत्रता चली जाएगी। तो ये दासता संबंधी विचार जो अरस्तु का है ये स्वतंत्रता और समानता के क्या है? विरोध है। क्या है? विरोध है। समझ में आ रहा होगा? यस 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 यस। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात में कि अव्यवस्था और उपद्रव का कारण। अव्यवस्था एवं उपद्रव। देखिए अब यहां पर क्या होगा, अव्यवस्था हो जाएगी कि अगर दासों को कानूनी रूप में उचित माना जाएगा तो फिर राज्य में ज़्यादा दास बन जाएंगे, और अगर सभी दास की कैटेगरी में आ जाएंगे तो मालिक है वो कम हो जाएंगे, और दासों का राज्य होगा तो उस राज्य में ज़्यादा क्रिएटिविटी माहौल नहीं होगा। ज़्यादा नौकर होंगे तो नौकरों और यानी मालिक और दासों का दो वर्ग बन जाएंगे। फिर अमीरी और गरीबी के झगड़े शुरू हो जाएंगे और इतिहास में कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आ जाएगा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो इस तरह से अगर ये दास व्यवस्था रखी जाए तो अव्यवस्था बनेगी और उपद्रव होगा। क्या होगा? उपद्रव, यानी झगड़े होंगे। और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे पॉइंट भी बताया है कि जातिगत अहंकार से पूर्ण हो जाएगा, या हम कहें विभाजन व्यवस्था अव्यवस्था उत्पन्न कर जाएगी। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट ये है, इसके बारे में नेगेटिव का बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, ओके। तो मैं क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा एक पॉइंट रह गया है, तो आप चाहें तो मैं उसको क्लियर करूँ या फिर समाप्त करूँ, बताइए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता मैंने इतना पढ़ाया है और जो छोड़ रहा हूँ वही आ गया, तो मुझे ऐसा लग जाता है। सर हम तो चालू हुए तब आए हैं, तो इसका मतलब वो पढ़ा देता हूँ। आप अगर साथ में हैं तो फिर कौन रोकेगा हमें। ओके डियर, हम पढ़ा लेते हैं। छोटा सा एक सिद्धांत रह गया है, ताकि मुझे लगता है कि अगर आपने 99% चीज़ें ग्रहण कर ली, 1% छोड़ ली, तो क्या पता 1% चीज़ आ गई तो वो है अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। डियर, अपने आपको बता देते कि अपने बीए सेकेंड ईयर का पूरा जो कोर्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्ड है। तो अरस्तु के अगर आप चैप्टर देखते हैं ना तो 7 वीडियो मिलेंगे आपको, लेकिन आज हमने इस एक ही मैराथन के अंदर पूरे के पूरे 7 वीडियो को एक साथ पढ़ाया है, और एक मतलब कहते हैं एक बड़े अच्छे अंदाज में, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा मैटर ही क्लोज कर दिया जाए, यानी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचार है वो अपनी पॉलिटिक्स, जो इसकी पुस्तक है, पॉलिटिक्स की पुस्तक के 7वें भाग में इसने क्रांति संबंधी विचारों का वर्णन किया है। टोटल कितने भाग है? 8 भाग है पॉलिटिक्स के। तो 7वें भाग में अरस्तु ने क्रांति संबंधी विचारों के बारे में बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि क्रांति का मतलब क्या है अरस्तु के अकॉर्डिंग।
अभिप्राय। ठीक है, तो क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच भाषा या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं लिया गया है, बल्कि अरस्तू ने संविधान तथा शासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्रांति कहा है। समझ लीजिएगा, राज्य या संविधान, राज्य यानी एक राज्य जो होता है, उस राज्य में अगर बदलाव किया जाए, राज्य में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, राज्य संविधान या शासन में परिवर्तन मतलब बदलाव, सत्ता में, शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन, हाँ, शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। पवित्र भाटी कह रहे BA फाइनल ईयर के ज्योग्राफी क्लास, ज्योग्राफी तो अपने नहीं पढ़ाते यहाँ पे, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न डियर दे देंगे आपको। ठीक है, क्लास का तो देखो फिक्स कह नहीं सकता। देखिए क्या कहा गया है, क्रांति का मतलब क्या है, क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन, एक देश जिस तरह से चल रहा है अगर उसमें बदलाव करते तो क्रांति होती है। क्या होती है, क्रांति होती है। जैसे मान लीजिए 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने मनमानी से अपनी राज शासन व्यवस्था को चलाना चाहा, तो इस शासन व्यवस्था को चलाने से लोग उसको बदलाव करना चाहते थे। इसके अलावा बात करें, आपने इतिहास में काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पर एक राजा ने अपनी व्यवस्था में बदलाव कर दिया तो लोगों ने क्रांति कर दी। तो क्रांति कब होती है, जब कभी किसी सुचारू संस्था व्यवस्था के अंतर्गत कोई बदलाव किया जाता है तो क्रांति होती है। क्या होती है, क्रांति होती है। ठीक है, तो ये अपने अरस्तू ने कहा है, क्या कहा है कि राज्य के अंतर्गत संविधान और शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन, बदलाव क्रांति का सूचक होता है। किसका होता है, क्रांति का सूचक होता है। अब बात करते हैं अरस्तू के अकॉर्डिंग क्रांति के क्या कारण हैं। अब क्रांति के कारण के क्यों क्रांति होती है, ये तो आपको समझा दिया कि शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति के कारण बनता है। लेकिन क्रांति के कारण क्या है मेन रूप में, तो मैं 3 कारण बता रहा हूं। पहला है सामान्य कारण, मैं यहां पर ही बता देता हूं। पहला इधर सामान्य कारण, ठीक है, पहला हो गया सामान्य कारण। दूसरा बता देता हूं, सामान्य कारण के अलावा दूसरा हो गया विशेष कारण। और इसी तरह से तीसरा आपको बता देता हूं, तीसरा है शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। तो देखिए डियर, अरस्तू के अकॉर्डिंग क्रांति 3 कारणों से होती है। बड़ा तो सिंपल सा अर्थ तो बता ही दिया है, लेकिन अरस्तू के अकॉर्डिंग क्रांति 3 कारणों से होती है। एक तो सामान्य कारण से, एक विशेष कारण से, एक शासन प्रणाली में परिवर्तन से। तो अब यहाँ पर हमें समझना है सामान्य कारण क्या। तो सामान्य कारण के अंतर्गत आता है असमानता। अगर एक राज्य में लोगों में भेदभाव किया जाए, अमीरों को ज़्यादा सम्मान दिया जाए, गरीबों को सम्मान न दिया जाए, न कानूनी व्यवस्था दी जाए, न और सामान्य समाज में व्यवस्था दी जाए, भेदभाव किया जाता है। तो जब समाज में अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच, जाति पाति, रंग भेद, इन आधारों पर जब असमानता होती है तो क्रांति होती है। आपने देखा होगा अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने भेदभाव किया था। अंग्रेजों ने भेदभाव किया था क्योंकि अंग्रेज अपने आप को अव्वल दर्जे का मानते थे और हमारे को ऐसे निम्न जाति के ऐसा मानते थे। तो ये भेदभाव, असमानता ही क्रांति का कारण होती है। सामान्य कारण में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि असमानता क्रांति का कारण बनती है। एक्चुअल में क्या हुआ डियर, जगदीश के कह रहे हैं पानी पी लो। एक्चुअल में डियर क्या होगा, जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो पहले ही पानी रख देता हूँ ताकि जरूरत होती तब लेता हूँ। आज हुआ क्या कि आपको पढ़ाने के एक्साइटमेंट में मैं पानी यहाँ पे स्टोर करना मतलब भूल ही गया, पानी रखा ही नहीं।
तो अब बस आपका पढ़ाना मुझे अच्छा लग रहा है, तो पानी बाद में देख लेंगे, फिलहाल आपके लिए मैं क्लास को कंटिन्यू रखता हूँ। तो सामान्य कारण ज्यादातर क्रांति क्यों होती है? असमानता के कारण। दूसरी, अन्याय, जब समाज में बराबर न्याय नहीं मिलता, शक्तिशाली लोग मौज करते हैं और गरीबों का शोषण होता है। शक्तिशाली लोग तो मौज करते हैं, शक्तिशाली लोग ताकत के बल पर राज करते हैं और गरीब लोगों को मारते कूटते या उनका शोषण करते हैं, लेकिन इनका न्याय कोई नहीं करता है। जब न्याय नहीं होता है और अन्याय की व्यवस्था होती है तब क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। यानी क्रांति क्यों होती है? सामान्य कारण में एक तो बताए असमानता, दूसरा जब समाज में न्याय बराबर नहीं हो तो लोग आवाज उठाते हैं और विद्रोह करते हैं और क्रांति हो जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं विशेष कारण में। डियर, विशेष कारण में अरस्तु ने क्या बताया है? विशेष कारण के अंतर्गत बताया शासकों की दुष्टता, यानी जो बड़े पदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी या राजा महाराजा होते हैं, वो लालची, द्रुत, धोखेबाज या लालची हो जाते हैं, तो उस कारण से जनता दुखी होती है। तो फिर जनता आवाज उठाकर उस सरकार के विरोध में क्रांति कर लेती है। तो शासकों की दुष्टता के कारण। दूसरा, समानता की लालसा। रियली सर, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ जुड़े, ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो शासन की लालसा होता है ना, कोई झूठी प्रसिद्धि के लिए दिखावा करता है, तो इसलिए वह दूसरों से दुश्मनी लेता है। तो कोई राजा महाराजा होता है, वह दूसरे राज्यों के सामने अपनी सूखी या दिखावटी सम्मान दिखाने के लिए अपने नागरिकों के प्रति वफादार नहीं होता, अपने नागरिकों के प्रति सम्मान या सुविधाजनक कार्य नहीं करता, एक दिखावटी रूप में दूसरों के सामने अच्छा बनने की प्रैक्टिस करता है या अच्छा बनने की लालसा रखता है कि दूसरे राज्य मुझे सम्मान देंगे, लेकिन राज्य के अंदर लोगों को वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस व्यवस्था से, इस झूठी शान के कारण झगड़े हो सकते हैं, क्रांति होती है। इसके अलावा बात करें घृणा, भय और प्रमाद। घृणा यानी कहते ना, वो मारवाड़ी में कहते ना री आवे आप समझ गए होंगे ना कि घृणा यानी नफरत। तो एक क्या होता है कि उस राज्य में जो राजा है वह लोगों का नफरत का शिकार हो जाता है, लोग उस राजा से नफरत करते हैं, तो ये नफरत भी उस क्रांति का कारण बनती है। दूसरा, भय, डर की वजह से भी, कहते हैं कब कब तक डर के जिए, क्योंकि ऋतिक रोशन कहता है कि डर के आगे जीत है। तो अगर कोई लोग स्प्राइट का घूंट लगा लें तो उससे डर निकल जाता है और वो क्रांति कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह भी है कि डर की वजह से लोग उस डर से छुटकारा पाने के लिए उस राजा के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, वो है भय। तो भय की वजह से भी घटना होती है। और प्रमाद, प्रमाद यानी छूटी शान शौकत और एक राजा का लालची विलासितापूर्ण जो जीवन होता है, उसी जीवन से लोग दुखी होते हैं, तो वो क्रांति हो जाती है। ठीक है, अब विशिष्ट कारण के अंतर्गत बात करें तो विशिष्ट कारण के अंतर्गत सिंपल सा है, एक तो है कुलीन तंत्र में क्रांति। इसके अंतर्गत पहला, कुलीन तंत्र क्रांति। ठीक है, कुलीन तंत्र का मतलब होता है पढ़े लिखे समझदार लोगों की व्यवस्था। तो पढ़े लिखे समझदार की व्यवस्था के अंतर्गत जो राजा है वह क्या करता है, कुछ लोगों को तो प्रतिष्ठापूर्ण पद देता है, कुछ को नहीं देता है। तो एक शासन संचालन, एक शासन व्यवस्था में पदाधिकारियों में भेदभाव की वजह से कुलीन तंत्र में क्रांति हो जाती है। दूसरा है कि शक्तिशाली व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा। दूसरा ना, भारत अब चीन के मध्य युद्ध क्यों होता है, क्योंकि जो चाइना है वो महत्वाकांक्षी है, वो और ज़्यादा की लालसा कर रहा है और इस वजह से वो भारत या आसपास के देशों पर हमला करता है। तो ये भी कारण है। विशेष कारण में क्या होता है कि शक्तिशाली व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा,
वो क्या कहते हैं कि हम इसको भी ले लेंगे, इसको भी जीत लेंगे, इसको भी ये कर लेंगे। तो शक्तिशाली व्यक्ति ज़्यादा चाहते हैं, इसके वजह से लड़ाई झगड़े और क्रांति होती है, राज्य में बदलाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वो है योग्य या गुणवान शासक वर्ग के, या हम ऐसा सिंपली बात करें कि एक अपमानजनक व्यवहार उत्पन्न होने की वजह से होता है, या हम ये कि शासक वर्ग में फूट या दलबंदी। एक राज्य की शासन व्यवस्था में फूट पड़ जाती है, तो फूट से क्या होती है, उस फूट से वो ठिकड़ा फूट जाता है, यानी क्रांति हो जाती है। फूट या दलबंदी, गुटबाजी, आपने देखा होगा, हिस्ट्री का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे अपने जहांगीर के समय नूरजा गुट था, नूरजा गुट से क्या हुआ, उस राजा की कमजोरी प्रकट हो गई, और उस राज्य में आपस में ही गुटबाजी होने से वो राज्य ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कमजोर हो गया और क्रांति का कारण बना, या राजा कमजोर हुआ। तो विशेष कारणों में उस राज्य की व्यवस्था की वजह से क्रांति होती है। ठीक है, तो डियर, इसी के साथ अपना ये टॉपिक है वो क्लियर होता है। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे अपने कल हम 2 से 3 विद्वानों के साथ पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं पूरा करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर क्रांति हो रही है तो क्रांति को कैसे निपटाया जाए। अरस्तु ने कहा कि अगर किसी राज्य में क्रांति हो रही है तो उसको क्रांति को ठीक करने के लिए, या क्रांति को हम कहें प्रतिकार, क्रांति को दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जाए। तो सबसे पहला तो है शासक और शासितों के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध होना चाहिए, यानी राजा और प्रजा के मध्य संबंध सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। दूसरा है उस राज्य में लोगों को संविधान अकॉर्डिंग शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो परिवर्तन को समझेंगे और विद्रोह नहीं होगा। इसके अनुसार उस राज्य में तभी विद्रोह होता है जब असमानता, भेदभाव, अन्याय हो, तो ये नहीं होना चाहिए, यानी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, और राज्य में सबसे ऊपर व्यक्ति को नहीं, कानून को महत्व दिया जाना चाहिए। तो इन वजह से क्रांति नहीं होगी, और नहीं वहाँ पर भ्रष्टाचार होना चाहिए, और विभिन्न अलग अलग वर्गों के मध्य तालमेल बैठाना चाहिए। तो फिर इस तरह से जब समानता का माहौल होगा तो क्रांति नहीं होगी। तो ये जनरली मैंने लास्ट में जो 3-4 पॉइंट बताए हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि भाई क्रांति को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता की व्यवस्था रखनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और नई वर्गवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, नागरिकों में सम्मान, सद्भावनापूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये छोटे मोटे कारण हैं। ठीक है, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पे दी एंड करते हैं। अरस्तु को हमने पूरी तरह से निचोड़ कर दिया। आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर से आ जाए तो मुझे कह दीजिएगा सर कि आपकी क्लास में एक भी प्रश्न आ गया अरस्तु का बाहर से, तो मैं यहीं पर आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ठीक है, बाकी अब लेते हैं आपसे विदा, और कल अपनी क्लास में मिलेंगे। तो कल थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर हिस्ट्री की क्लास इस टाइम पे होती है तो पॉलिटिकल की अपने थोड़ी जल्दी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कल जब आए ना, तो इस सर के लिए आप थोड़ा सा और प्रयास करें कि अपने मित्रों को भी ये क्लास साझा करें, उनको भी कहें कि आप अपने इस क्लास को लीजिए, आपको सच में अपने पॉलिटिकल के तो आएंगे, पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप और हम मिलकर बनाएंगे अपनी पॉलिटिकल एग्जाम को सक्सेसफुल। तो मिलते हैं दोबारा अपनी महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप यहाँ पे आए, आपने ग्रहण किया, और मुझे आपके साथ जुड़ना, पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज एंड टेक केयर योर। थैंक यू सो मच।